आज 39 हिंदी अध्याय 381 अध्याय 379 पर्पल गार्डन स्ट्रीट। आधे महीने बाद हेवनली स्वॉर्ड सिटी में स्पिरिट मियाओ पवेलियन नाम की एक दुकान चुपचाप खुल गई। न फूल, न तालियां और न ही इसके उद्घाटन का जश्न मनाने वाला कोई, ये बिना किसी आवाज के खुल गई। स्वर्गीय तलवार नगरी शिष्यों को आत्मनिर्भर बनने की अनुमति देती है और उसे प्रोत्साहित भी करती है। आखिरकार इतने बड़े क्षेत्र में कई क्षेत्रों पर ध्यान देना संभव नहीं है। इसलिए पूरे स्वर्गीय तलवार नगरी में एक सड़क है जिसे पर्पल गार्डन स्ट्रीट कहा जाता है, जो विभिन्न दान मंडपों, तलवार कार्यशालाओं, वस्त्र बाजारों और यहाँ तक कि नीलामी घरों से भरी हुई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर दुकानें आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों या सच्चे शिष्यों द्वारा खोली जाती हैं, या कम से कम उनके साथ अनगिनत संबंध होते हैं। आखिरकार केवल आंतरिक संप्रदाय के या उससे ऊपर के शिष्यों के पास ही बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। ये बाहरी शिष्य अभी भी संप्रदाय के कार्यों को पूरा करने और योगदान अंक अर्जित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त संप्रदाय के पास एक विशेष संगठन है जो इन दुकानों का प्रबंधन करता है तथा जबरन बिक्री, नकली सामान की बिक्री तथा संप्रदाय के हितों को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने पर रोक लगाता है। उदाहरण के लिए ट्रू एसेंस पिल को ही लें। ये संप्रदाय में सबसे आम अमृत है जिसे बाहरी शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए मासिक हिस्सा मिलता है। पर्पल गार्डन स्ट्रीट पर स्थित अमृत की दुकानें इस अमृत को बेच सकती हैं, लेकिन कीमतें संप्रदाय की कीमतों से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे दुर्भावनापूर्ण खरीद और उच्च कीमतों पर पुनर्विक्रय को रोका जा सके। इस प्रकार से कार्य करने से न केवल संप्रदाय के हितों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि संप्रदाय के अनुयायियों के विकास को भी भारी क्षति पहुंचती है तथा पवित्र भूमि की नींव को भी नुकसान पहुंचता है, जो पूर्णतः निषिद्ध है। झोंग लिन के स्पिरिट मियाओ पवेलियन ने न्यू मून आइलैंड के मॉडल को जारी रखा, जिसमें विभिन्न 5वीं और 6ठी श्रेणी के अमृतों को सीधे अलमारियों पर रखा गया। शीत मज्जा गोली, समुद्र विस्तार गोली, आत्मा को मजबूत करने वाली गोली, सच्चा सार गोली, सुनहरा इंद्रधनुष गोली, अग्नि आत्मा गोली, बैंगनी लकड़ी की गोली, पानी बादल गोली, मोटी पृथ्वी गोली, बैंगनी हवेली गोली, आत्मा संचार गोली, दिव्य सार गोली, स्वर्गीय मरम्मत गोली, पौष्टिक भगवान गोली, आत्मा तोड़ने की गोली, शीर्ष गोली इकट्ठा करना, यूनशेन गोली। ये सभी बाह्य शिष्यों की साधना के लिए आवश्यक अमृत हैं तथा किसी के पास भी इनकी अधिकता नहीं हो सकती। जहां तक 7वीं कक्षा के अमृतों की बात है, झोंग लिन के पास केवल शून्य आत्मज्ञान की गोली थी, जो केवल दुकान के खजाने के रूप में काम कर सकती थी, जो कभी कभार ही निकलती थी। जहां तक गोल्डन ओरिजिन पिल का सवाल है, तो इसकी गिनती नहीं की जाएगी, क्योंकि गोल्डन ओरिजिन फल बहुत दुर्लभ है, जब तक कि कोई व्यक्ति झोंग लिन को गोली बनाने के लिए इसे उपलब्ध नहीं करा देता। इसके बावजूद स्पिरिट मियाओ पवेलियन ने जल्द ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। कई बाहरी शिष्यों को पता चला कि पर्पल गार्डन स्ट्रीट पर एक बुटीक खुल गया है, जहां बनने वाले अमृत हालांकि विविधता में ज्यादा नहीं थे, फिर भी बेहद असरदार थे। इसके अलावा समय समय पर एक शून्य आत्मा ज्ञानोदय की गोली भी आती रहती थी। ये ज्ञात है कि शून्य आत्मा ज्ञान गोली का सेवन करने से उपयोगकर्ता को शांत अवस्था में प्रवेश करने, साधना के मार्ग में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने या यहाँ तक कि अचानक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इस गोली का वास्तविक प्रभाव साधना में नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट कौशल को समझने में है, क्योंकि मार्शल आर्ट साधना केवल क्षेत्रों में सुधार लाने के बारे में नहीं है, इसके लिए सुरक्षात्मक कौशल का अभ्यास करना भी आवश्यक है। शून्य आत्मा ज्ञान की गोली लेना सिस्टम पैनल पर अंक प्राप्त करने के समान है, यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी भी स्वेच्छा से इसे खरीद लेंगे। स्पिरिट मियाओ पवेलियन द्वारा बेची जाने वाली स्पिरिट गोलियों को स्पिरिट स्टोन्स से खरीदा जा सकता है, वस्तु विनिमय किया जा सकता है या योगदान अंकों से खरीदा जा सकता है। ये जानना आवश्यक है कि हेवनली स्वॉर्ड सिटी में सबसे मूल्यवान वस्तुएं स्पिरिट स्टोन नहीं बल्कि योगदान बिंदु हैं, क्योंकि वे मूल्य में सबसे अधिक स्थिर हैं। वांग युआन, वरिष्ठ भाई को नमस्कार। नारंगी वस्त्र पहने वांग युआन ने आदरपूर्वक झोंग लिन को प्रणाम किया। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, जूनियर भाई वांग। झोंग लिन ने वांग युआन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस जगह को सिल्वर हॉर्न माउंटेन कहा जाता है, जहां एक छोटा सा औषधि उद्यान है। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह एक औद्योगिक स्थल है जिसके लिए बाहरी शिष्य वांग युआन ने आवेदन किया था और संप्रदाय से अनुमति मिलने के बाद इसे स्थापित किया था। वांग युआन की बात करें तो वह खुद झोंग लिन से समानताएं रखता है। अन्य शिष्यों की तरह आज्ञाकारी रूप से संप्रदाय के कार्यों को संभालने के बजाय
उसने एक छोटा सा औषधि उद्यान स्थापित किया और अपने रोपण कौशल का उपयोग करके उसका प्रबंधन किया। फिर वह उगाई गई जड़ी बूटियों को संप्रदाय या अन्य शिष्यों को बेचकर बुनियादी साधना संसाधन और योगदान अंक अर्जित करता है, जिससे उसकी साधना में तेजी आती है। मार्शल आर्ट साधना केवल लड़ाई के बारे में नहीं है। कुछ लोग रसायन विद्या में, कुछ लोग वांग युआन की तरह पौधरोपण में तथा कुछ अन्य विभिन्न तरीकों में पारंगत होते हैं। पवित्र भूमि इसके लिए एक मंच प्रदान करती है जो एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती है तथा संप्रदाय की शक्तियों को उजागर करती है। वांग युआन ने भी इसके माध्यम से एक आध्यात्मिक शरीर को संघनित किया है, जो काफी साधना के साथ अपने आत्मा महल को खोलने से बस एक कदम दूर है। इस बार झोंग लिन की यात्रा स्वाभाविक रूप से सूची तैयार करने के लिए थी, क्योंकि कीमिया में भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। क्यों ना आप पहले मुझे घुमाकर दिखा दें, जूनियर भाई वांग। झोंग लिन ने वांग युआन की ओर देखा और कहा, जरूर वरिष्ठ भाई, कृपया। वांग युआन झोंग लिन को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि यह औषधि उद्यान काफी छोटा था। बड़े दान मंडपों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और संप्रदाय को बेचने से होने वाला मुनाफा भी बहुत कम था। आखिरकार एक महत्वपूर्ण ग्राहक के आने पर वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता था। वे दोनों विकसित औषधि उद्यान में प्रवेश कर गए। वांग युआन आगे चल रहे थे और झोंग लिन उनके पीछे चल रहे थे। वरिष्ठ भाई, कृपया देखिए, यद्यपि इस औषधि उद्यान का आकार बड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ की अधिकांश जड़ी बूटियां 5वीं और 6ठी श्रेणी की स्पिरिट गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त हैं, जिनकी आपको आवश्यकता है। और कनिष्ठ भाई आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जड़ी बूटियां पुनर्तः परिपक्व हैं और आपकी कीमिया में कोई देरी नहीं करेगी। वांग युआन ने झोंग लिन को औषधि उद्यान का अवलोकन कराया। यद्यपि छोटा, औषधि उद्यान कई खंडों में अच्छी तरह से संरचित था। झोंग लिन ने ट्रू एसेंस पिल, फायर स्पिरिट पिल, पर्पल वुड पिल, वाटर क्लाउड पिल और अन्य 5वीं श्रेणी की गोलियों के साथ साथ पर्पल मेंशन पिल, स्पिरिट कम्युनिकेशन पिल, नरिशिंग गॉड पिल, यू शेन पिल और अन्य 6ठी श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियों पर जल्दी से नजर डाली। सभी जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक उगाया गया था तथा जड़ी बूटियों में स्पष्ट आध्यात्मिकता थी, जो श्रमसाध्य प्रयास को दर्शाती थी। औषधि उद्यान का परिचय देते समय कुछ धूसर वस्त्रधारी सेवक उसमें व्यस्त हो गए। पानी लाना, खाद डालना, निराई करना, प्रत्येक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। सेवक भी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि का हिस्सा थे, जो कुछ हद तक बाहरी संप्रदायों के विविध शिष्यों के समान थे। हालांकि पवित्र भूमि ने उन्हें सक्रिय रूप से भर्ती नहीं किया था। विविध शिष्यों का स्रोत आंशिक रूप से कुछ आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा उन्हें लाने से आता है, क्योंकि कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बाहर महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, कई कुलीन होते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके पास सेवकों को लाने का कुछ अधिकार होता है। इस प्रकार विविध शिष्यों की पहचान बनती है। एक अन्य स्रोत कुछ बाहरी शिष्यों के वंशज हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए वहीं बस गए और अपने पीछे संतान छोड़ गए। ये विविध शिष्य अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते थे और यदि वे मानदंडों को पूरा करते थे तो वे बाहरी शिष्य बनने के लिए परीक्षा भी दे सकते थे, लेकिन वे संप्रदाय के कार्यों को लेने के लिए योग्य नहीं थे। आमतौर पर साधना संसाधनों के बदले में कुछ बाहरी शिष्यों की सेवा करते थे, बहुत कुछ उनके पहले के लोगों की तरह। झोंग लिन आगे बढ़ते हुए टिप्पणी करते हुए बोला, ये वास्तव में बुरा नहीं है, मेरी कीमिया की जरूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये जड़ी बूटियां निम्न श्रेणी की हैं। क्या आपके पास उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां हैं, कनिष्ठ भाई वांग? वांग युआन झोंग लिन के आत्मा म्याओ मंडप द्वारा कभी कभी जारी की जाने वाली शून्य आत्मा ज्ञान की गोली के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसने विचार किया और कहा, वरिष्ठ भाई को शायद पता न हो, लेकिन साधारण औषधि उद्यानों की सीमा ऐसी ही है। यदि उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियों की तलाश की जाए तो केवल आदि शिराओं पर स्थापित औषधि उद्यान ही ऐसी औषधियां उत्पन्न करने के योग्य हैं। औषधि उद्यान एक साधारण औषधि उद्यान में आध्यात्मिक औषधि का उपयोग अधिकतम 6ठी श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करने के लिए ही किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि को एक आदिम शिरा में रोपित करने की आवश्यकता होती है। स्वर्गीय तलवार नगर में वास्तव में एक आदिम शिरा है, लेकिन इसका उपयोग बाहरी शिष्यों को उनकी साधना हेतु आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। अन्य शिराएं विभिन्न पर्वत चोटियों पर स्थित हैं और सच्चे शिष्यों से संबंधित हैं। जहां तक ऊपर खुले औषधि उद्यान की बात है, वांग युआन ने अपना सिर हिलाया और आगे नहीं बोला, जबकि झोंग लिन अपने दिल में समझ गया। सच्चे शिष्यों द्वारा खोला गया औषधि उद्यान, जिसमें आध्यात्मिक औषधि लगाई गई है, स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी खेती के लिए है और उसे बेचा नहीं जा सकता।
यदि वरिष्ठ भाई उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक चिकित्सा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पवित्र भूमि के शिष्यों को पूरा करने के लिए एक कार्य दे सकते हैं। फिर उन्हें तदनुसार पुरस्कृत करें, वांग युआन ने समझाया। झोंग लिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ी। उसने ये तरीका आजमाया था, लेकिन चैनल अस्थिर थे, कभी उपलब्ध होते कभी नहीं, जिससे उसकी कीमिया की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाते हुए दोनों कुछ देर तक औषधि उद्यान में टहलते रहे, इससे पहले कि झोंग लिन ने अंततः संतुष्टि के साथ कहा, मैं भविष्य में आपको और अधिक परेशान करूंगा, जूनियर भाई। वांग युआन भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथों को कप में भरकर कहा, निश्चिंत रहो वरिष्ठ भाई, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और आपकी कीमिया में देरी नहीं करूंगा। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और फिर संप्रदाय के एक बुजुर्ग की गवाही में सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चले गए। अगले दिनों में झोंग लिन ने खुद को शांति में डुबो लिया, शायद ही कभी अपने निवास से बाहर निकला। पवित्र भूमि का वातावरण वास्तव में साधना में बहुत सहायक था। झोंग लिन हर दिन साधना और कीमिया पर ध्यान केंद्रित करता था। जीवन नीरस था लेकिन आनंद से भरा हुआ था। आखिरकार सिस्टम की मदद से उनकी समझ में कोई कमी नहीं थी और पवित्र भूमि के मंच के साथ संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। उसे बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपनी साधना को बढ़ाने के लिए धन संचय करना था। अंतिम स्वर्गीय ताओ शरीर निर्माण ने झोंग लिन की साधना को सीधे मध्य जुवानदान क्षेत्र में पहुंचा दिया, जिससे दशकों की कड़ी मेहनत बच गई। अगली साधना में ऐसे शॉर्टकट नहीं होंगे। वह केवल जुबान दान को थोड़ा थोड़ा करके पी सकता था, जिससे उसका दान युआन बढ़ता। झोंग लिन शांत कक्ष में पालथी मारकर बैठा था, आंखें थोड़ी बंद थीं, 5 हृदय आकाश की ओर। सघन आदिम क्यूई चारों दिशाओं से उमड़ रही थी। फिर भी जैसे ही वह झोंग लिन के पास पहुंचा, एक ही सांस में वह एक अजगर की तरह उसके शरीर में समा गई और एक छोटे से ऑपरेशन के बाद तुरंत परिष्कृत होकर जुबानदान में समा गई। संपूर्ण शांत कक्ष की आदिम क्यूई एक क्षण में ही समाप्त हो गई, किंतु शीघ्र ही वह ज्वार की तरह वापस आ गई। इस चक्र को कई 100 बार दोहराने के बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था, मानो कोई शांत तालाब हो, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसकी आंखों में निराशा की एक हल्की सी झलक दिखाई देगी। बहुत धीमा। ऐसी साधना के साथ स्वर्गीय जुबान दान क्षेत्र तक पहुंचने में या यहां तक कि पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचने में पर्याप्त संसाधनों के साथ भी कम से कम 100 साल लगेंगे। जुबानदान क्षेत्र को पूर्ण करने में 100 वर्ष लगना पहले से ही बहुत तेज माना जाता था, लेकिन झोंग लिन के लिए, जो एक धोखेबाज था, ये बहुत धीमी गति से महसूस हुआ, जैसे कछुए को रेंगते हुए देखना, पूरी तरह से असंतोषजनक। अब साधना में तेजी से सुधार लाने के लिए सहायता के लिए या तो उच्च श्रेणी के अमृतों की आवश्यकता है या उच्च श्रेणी की साधना तकनीकों की। अमृतों की तो बात ही छोड़िए, पंचतत्व मिश्रित सार कौशल को भी पृथ्वी स्तर की सर्वोच्च साधना तकनीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह पहले से ही मेरी साधना आवश्यकताओं से पीछे है। मुझे इसे स्वर्गीय स्तर तक एकीकृत और उन्नत करने के लिए शीघ्रता से और अधिक साधना तकनीकें एकत्रित करनी होंगी, अन्यथा साधना वृद्धि धीमी, समय गहन विधियों पर निर्भर करेगी। तो क्या मुझे किसी गुट में शामिल होना चाहिए? झोंग लिन की आंखों में दिव्य प्रकाश झिलमिला उठा जब वह आगे के मार्ग पर विचार कर रहा था। सच्चे शिष्यों को अपना स्वयं का शिखर खोलने और कुछ शिष्यों को भर्ती करने का अधिकार है। बाह्य शिष्य, यहां तक कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी अधिकतर सच्चे शिष्यों की कृपा प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना या अपनी साधना पर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनके लिए अत्यंत लाभदायक है। स्वाभाविक रूप से वे पर्वत पर चढ़ने को तैयार रहते हैं। एक सच्चे शिष्यों का पक्ष लेना चाहता है और दूसरे को कामकाज संभालने के लिए लोगों की जरूरत है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जुयंग एसोसिएशन जैसे संगठन बनते हैं। बेशक कुछ लोग सचमुच बस कुछ सहायक जैसे लोगों की भर्ती करना चाहते हैं। अन्यथा जब कोई कुछ महीनों के एकांतवास से बाहर आता है और पाता है कि सभी रोपित आध्यात्मिक औषधियां नष्ट हो गई हैं तथा एक भी अमृत को परिष्कृत नहीं किया जा सका है, तो ये गुफा स्वर्ग धन्य भूमि की बर्बादी होगी। झोंग लिन ने मुख्य रूप से स्वर्गीय ग्रेड साधना तकनीकों को जल्दी प्राप्त करने के लिए इसमें शामिल होने पर विचार किया। सच्चे शिष्यों के पास स्वर्गीय स्तर की साधना तकनीकें प्रदान करने की योग्यता होती है, जब तक कि प्रशिक्षित व्यक्ति उन्हें अंधाधुंध तरीके से न फैलाएं। पवित्र भूमि आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। कीमिया और साधना के अलावा झोंग लिन ने पवित्र भूमि की कुछ बुनियादी समझ भी हासिल कर ली थी। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में हजारों बाहरी शिष्य थे, 5 से 6 हजार आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे,
और सच्चे शिष्यों की संख्या तो और भी कम थी, 100 से भी कम। कुछ मेहनती साधकों और एकाकी साधकों के अलावा सच्चे शिष्यों द्वारा स्थापित लगभग 30 गुट मौजूद थे। चुयू द्वारा उल्लिखित जुयंग संघ मध्यम शक्ति का था। चूंकि जुयंग संघ की संस्थापक बहन यंगजू एक महिला थी, इसलिए इस गुट में महिला शिष्यों का प्रभुत्व था। कई महिला शिष्यों के होने के अपने फायदे और नुकसान थे। इसका फायदा ये था कि कोई नहीं जानता था कि कोई महिला शिष्या किसी गुरु की साथी है या प्रेमिका। अगर आप इन महिलाओं को उकसाएं तो कौन जाने कहां से कोई गुरु, शायद कोई और सच्चा शिष्या निकल आए, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मौत कैसे हुई। इसके अलावा महिलाएं विशेष रूप से प्रतिशोधी होती थीं, उनका बदला सुबह से शाम तक चलता था तथा वे सभी प्रकार की बाधाओं का उपयोग करती थीं। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे, जैसे कि महिलाओं का समस्याग्रस्त होना, जैसे कि महिलाओं का छात्रावास, जहां 4 व्यक्ति 8 विवादों में शामिल हो सकते थे, विशेषकर जब वे महिला मार्शल कलाकारों से संबंधित हों। झोंग लिन, जो नया नया आया था और प्रभावों से अपरिचित था, अपनी 7वीं श्रेणी की रसायनज्ञ पहचान के साथ जुयांग एसोसिएशन से परिचय कराने के लिए केवल चुयू पर ही निर्भर था। उसे विश्वास था कि वह कम समय में ही स्वर्गीय श्रेणी की साधना तकनीक सीख सकता है। लेकिन महिलाओं से जुड़ी परेशानियों के बारे में सोचने मात्र से ही झोंग लिन को सिरदर्द होने लगा, जिससे वह अनिश्चित हो गया कि उसे इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। दस्तक, दस्तक, दस्तक। इसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए। वह चुयू निकला, जिसे कई महीनों से नहीं देखा गया था। महीनों के अंतराल के बाद चुयू ने अपनी वीर भावना के साथ साथ एक मार्शल आभा भी प्राप्त कर ली थी, जिससे लोग सहज रूप से उसका ध्यान आकर्षित करने लगे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच यहाँ आओगे। झोंग लिन, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है, चुयू ने आते ही शिकायत की। झोंग लिन भी अचंभित रह गया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? स्पिरिट मियाओ पवेलियन तुम्हारा है ना? हाँ। तो फिर बात तो समझ में आती है। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे बताया था कि पर्पल गार्डन स्ट्रीट पर एक नया डैन पवेलियन खुला है, जहां अमृतों की विविधता सीमित थी लेकिन गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। मैंने उन्हें खरीदने के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन भी खर्च किए, बिना ये जाने कि यह आपका काम है। झोंग लिन, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप एक कीमियागर हैं, और वह भी इतने उच्च कोटि के? चुयू ने झोंग लिन को नाराजगी से देखा। जब उसे पता चला कि स्पिरिट मियाओ पवेलियन के पीछे कीमियागर झोंग लिन है, तो वह बहुत देर तक दंग रह गई, यहां तक कि सोचती रही कि क्या ये भी उसी नाम का कोई होगा। आखिरकार उसने हमेशा यही सोचा था कि झोंग लिन बस एक लापरवाह साधक मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपनी किस्मत से एक जुबानदान को संघनित करके स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में शामिल हो गया था। उसे कीमियागर बनने की योग्यताएं विरासत में मिली थी, 7वीं कक्षा का कीमियागर बनने की तो बात ही छोड़िए। ये ज्ञात है कि 7वीं श्रेणी के कीमियागर को आमतौर पर राजवंशों या संप्रदायों द्वारा पूर्वज के रूप में सम्मानित किया जाता है, इसलिए भले ही झोंग लिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, यह विश्वास करना कठिन है कि वह 7वीं श्रेणी का कीमियागर था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वास्तविकता ने उसके चेहरे पर एक तमाचा मारा, और यह पता चला कि कोई वास्तव में इस हद तक प्रतिभाशाली हो सकता है। जुयन पीक, आपने पूछा नहीं। मैं हर किसी से खुद को 7वीं कक्षा का कीमियागर कहकर परिचय नहीं करा सकता। झोंग लिन ने मासूमियत से बोलते हुए अपने हाथ फैलाए। चुयू ने अपना मुंह खोला, लेकिन पाया कि वह झोंग लिन को दोष नहीं दे सकता। अंत में उसे लाचार होकर अपना मुंह बंद करना पड़ा। मेरे बारे में बहुत हो गया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ गई है। लगता है तुमने इन दिनों काफी ताकत हासिल कर ली है, झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। इन शब्दों पर चुयू तुरंत उत्साह से भर गया। बिल्कुल। पवित्र भूमि में शामिल होने से मुझे एहसास हुआ कि बंद एकांतवास की तुलना में परीक्षणों और युद्धों के माध्यम से अवसरों की तलाश करना अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही कई वरिष्ठ बहनों की मदद से खतरे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी ताकत प्रवेश के समय की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। ज्यादा से ज्यादा 2 सालों में मैं निश्चित रूप से मध्य जुबान दान तक पहुंच जाऊंगा। हाल ही में हमें एक और अवसर मिला। हम बस आराम करने के लिए संप्रदाय में लौट रहे हैं और कुछ दिनों में निकल जाएंगे। यह अफसोस की बात है कि आप जुइंग एसोसिएशन का हिस्सा नहीं हैं, अन्यथा 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में आपकी स्थिति के साथ आपको निश्चित रूप से एक हिस्सा मिलेगा। क्या अब जुयंग एसोसिएशन में शामिल होने के लिए बहुत देर हो चुकी है? थोड़ा रुको, आप जुयंग एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हैं?
चू यू अचानक झोंग लिन की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव थे। झोंग लिन ने सिर हिलाया और कहा, इन दिनों में मैंने पवित्र भूमि के कुछ नियम समझ लिए हैं। अकेले रहना व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे भी इसमें शामिल कर लो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले मेरे पास आओगे। ये बहुत बढ़िया है। चलो अब जुयन पीक पर चलें। ऐसा कहकर उसने झोंग लिन को खींचा और दरवाजे की ओर चली गई। 1 मिनट रुको, मुझे पहले कुछ चीजें तैयार करनी है। झोंग लिन उठकर गुप्त कक्ष में लौट आया। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला। चल दर। दोनों ने जुयन पीक की ओर उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद वे हजारों मीटर ऊंची चोटी पर पहुंच गए। पूरा जुयन शिखर सफेद पत्थरों से बना था जो देखने में जैड जैसा लगता था। शिखर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों और पौधों से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो आप फूलों के समुद्र में उतर आए हों। ये वास्तव में मुख्यतः स्त्री शक्ति की विशेषता थी जो इन फूलों और पौधों का पक्ष लेती थी। आप कौन हैं? ये जुयन पीक के आसपास का क्षेत्र है, बाहरी लोगों को इसके पास उड़ने की अनुमति नहीं है। 2 तीखी फटकारें सुनाई दी और फिर 2 सुंदर आकृतियां उभरी। वरिष्ठ बहन गोंग जिंग, वरिष्ठ बहन शी यंग। चू यू ने हाथ हिलाकर जोर से अभिवादन किया। तो ये तुम हो, छोटे बंदर। अगली बार मुख्य द्वार का उपयोग करना याद रखना। शी यंग नामक महिला शिष्या, जो सफेद वस्त्र पहने थी, चू यू को देखकर हंसने लगी और उसे डांटने लगी। उसके बगल में खड़ी गोंग जिंग ने अपनी नजर झोंग लिन पर केंद्रित की, भौहें चढ़ाईं और कहा, जूनियर सिस्टर चू यू, ये कौन है? वरिष्ठ बहन, ये झोंग लिन है, एक बाहरी शिष्य जो मेरे साथ शामिल हुआ और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। मैं उसे हमारे जुयंग एसोसिएशन में शामिल होने के लिए यहाँ ला रहा हूँ। हम जुयंग एसोसिएशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई बाहरी शिष्य अपनी मर्जी से शामिल हो जाए, खासकर कोई पुरुष नहीं। और वैसे भी आप खुद भी अभी अभी जुयंग एसोसिएशन में शामिल हुए हैं। आपको ऐसा करने का क्या हक है? गोंग जिंग ने असंतोष से चू यू को देखते हुए ठंडी सांस ली। जुयंग एसोसिएशन में मुख्यतः महिलाएं शामिल थीं, तथा पुरुष अनुयायियों को इसमें शामिल होने के लिए कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ता था, इसलिए उनकी संख्या कम थी। गोंग जिंग की फटकार से चू यू का चेहरा अप्रसन्न हो गया और उसने पलटकर कहा, वरिष्ठ बहन गोंग जिंग, क्या आप इसलिए नाखुश हैं क्योंकि मैंने वह सदस्यता स्थान ले लिया जिसे आपकी बहन पाना चाहती थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गोंग जिंग की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक लंबी ठंडी तलवार प्रकट हुई, जो सीधे चू यू की ओर इशारा कर रही थी। तीखी जबान वाला और अपनी जगह से अनजान, आज मैं तुम्हें नियमों का अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। इन शब्दों के साथ वह आगे बढ़ी और अपनी तलवार चू यू पर तान दी। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। चू यू ने अपना स्वयं का जीवन बाध्य हथियार भी निकाला, जो एक अधिपति भाला निकला। हिस 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 हिस। गोंग जिंग की खजाना तलवार ने अचानक तलवार क्यूई उत्सर्जित की, जो हवा में टकराए और बुझ गई, जिससे आसपास के स्थान में लहरें पैदा हो गईं। चू यू भी पीछे नहीं हटी। उसने अपने अधिपति भाले के एक झटके से तलवार क्यूई को चकनाचूर कर दिया और भाले की धार को शून्य में तान दिया। धमाका, आकाश और पृथ्वी गरज उठे। 100 मीटर लंबी भाले जैसी रोशनी अचानक शून्य को भेदती हुई गोंग जिंग की पीठ की ओर टकराए। क्रंच क्रंच क्रंच। गोंग जिंग के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वह घबराए नहीं। उसके कपड़ों से एक हल्की लाल चमक निकल रही थी, जिससे चू यू के भाले की रोशनी में काफी रुकावट आ रही थी और वह एक पल के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दूरी में झोंग लिन ने एक भान उठाए, ये देखते हुए कि गोंग जिंग ने एक आध्यात्मिक कलाकृति कवच पहना हुआ था। स्वूश। तभी एक टेढ़ी ड्रैगन सांप जैसी भव्य तलवार क्यूई शून्य को चीरती हुई सीधे चू यू के माथे पर निशाना साधती हुई आई। जूनियर बहन नहीं। दूर से देखकर शी यंग के चेहरे के भाव बदल गए। अगर ये कोई सामान्य मार्शल आर्ट का खेल होता तो शायद कुछ खास नहीं होता, लेकिन गोंग जिंग का ये कदम साफ तौर पर एक जानलेवा प्रहार था, एक ऐसा आंतरिक कलह जिसकी वो इजाजत नहीं देगी। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन झोंग लिन तो और भी तेज था। तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ वह चू यू के सामने प्रकट हुआ, मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी से तलवार क्यूई पर हल्के से टैप किया। गुंजन। एक तो मांस और रक्त से बना प्राणी था, दूसरा एक तेज तलवार क्यूई था। फिर भी तलवार क्यूई मौके पर ही टूटकर हवा में बिखर गई।
इस समय शी यंग गोंगजिन के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा बदसूरत था। गोंगजिन, क्या तुम ऐसी भयावह चाल का उपयोग करने के लिए पागल हो? गोंगजिन जानती थी कि अभी तो वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी, खासकर जब बात शी यंग के सामने थी। ये तो पता ही होगा कि संप्रदाय में आंतरिक कलह एक बड़ी वर्जित चीज है, कम से कम ऊपरी तौर पर तो। लेकिन उसने फिर भी हठपूर्वक जवाब दिया, मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। क्या ये हत्या के इरादे से किया गया था, मैं तय नहीं करूंगी। मेरे साथ सीनियर सिस्टर नाइट रेन से मिलने आइए। गोंगजिन का चेहरा अंततः बदल गया, वह चू यू को घृणा से देखने लगा। इस समय चू यू का चेहरा भी बदसूरत था और उसके दिल में आघात के बाद का डर पैदा हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गोंगजिन इतना घातक वार करने की हिम्मत करेगा। अगर झोंग लिन बीच में न आता तो वह उस तलवार से या तो बुरी तरह घायल हो जाती या मर जाती। झोंग लिन, धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। वह कौन है? वह तुम्हारे प्रति ऐसी हत्या की मंशा क्यों रखती है? झोंग लिन ने उत्सुकता से पूछा। बस एक पागल औरत। जूइंग एसोसिएशन में शामिल होने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। उस दिन उसकी बहन का भी मेरे साथ मूल्यांकन किया गया था, लेकिन उसकी कमजोरी के कारण उसे भर्ती नहीं किया गया था और वह इसके लिए मुझसे नाराज है, चुयू ने समझाया। उनकी लड़ाई ने तुरंत ही दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचा और कुछ ही देर बाद जुयन पीक से कई आकृतियां उड़कर बाहर आ गईं। स्थिति को समझते हुए चू यू और गोंग जिंग दोनों को ले जाया गया और शियंग एक गवाह के रूप में उनके पीछे पीछे चली गईं, जिससे झोंग लिन असमंजस में अकेला रह गया। इसके बारे में क्या है? झोंग लिन हैरान दिखे। कुछ ही देर बाद एक और आकृति जुयन पीक से उड़कर बाहर आए। क्या आप झोंग लिन हैं? मैं हूं। मेरे साथ शिखर पर आओ, सीनियर सिस्टर नाइट रेन तुमसे मिलना चाहती हैं। ऐसा कहकर वो व्यक्ति मुड़ा और जुयंग एसोसिएशन की ओर वापस चला गया और झोंग लिन ने एक पल सोचने के बाद उनके पीछे चल दिया। यंग है सच्चा उत्तराधिकारी। जब आप अंदर जाएं तो इधर उधर न देखें और न ही बेतरतीब ढंग से बात करें। हाँ। झोंग लिन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें चारों ओर घूम गईं। पूरा जुयन पीक धुंध में डूबा हुआ था। चारों ओर अजीबोगरीब पहाड़ और चट्टानें, विदेशी फूल और जड़ी बूटियां थीं और यहाँ तक कि कुछ आध्यात्मिक जानवर भी इत्मीनान से इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्हें इंसानों का डर नहीं था। उनमें से ज्यादातर रोएदार दिख रहे थे, जैसे खरगोश, लोमड़ी और छोटे कुत्ते। थोड़ी सी उड़ान के बाद वे दोनों पहाड़ की आधी ऊंचाई पर पहुंच गए। उन्होंने पहाड़ की ढलान पर धुंध से ढका एक महल देखा। जैसे ही वे अंदर गए, शून्य से एक शक्तिशाली शक्ति निकली जिसने सीधे झोंग लिन के पूरे शरीर को ढंक लिया। झोंग लिन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने संघर्ष करने के लिए अपनी गोली का सार घुमाया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह छूट नहीं पाया। उनका दिल दहल गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह जुयंग एसोसिएशन के किसी मजबूत सदस्य का काम होगा, इसलिए उन्होंने संघर्ष करना बंद कर दिया। एक झटके में झोंग लिन को एक कीमिया कक्ष में ले जाया गया। झोंग लिन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके सामने कीमिया कक्ष का लेआउट उसके अपने आंगन वाले कक्ष जैसा ही था, लेकिन उसका आकार दसियों या सैकड़ों गुना बड़ा था, जिससे वह जगह बहुत विशाल लग रही थी। सबसे खास बात थी कीमिया कक्ष के बीचों बीच स्थित विशाल गोली भट्टी, जो 10 लोगों से भी ऊंची थी। ये बहती हुई रोशनी से जगमगा रही थी और अंदर ताबीज जैसी कोई चीज दिखाए और गायब होती दिख रही थी, जिस पर ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन जैसे दिव्य जानवरों की नक्काशी की गई थी, जिससे पूरी गोली भट्टी मानो आकाश को थामे हुए एक विशाल देवता जैसी लग रही थी। सुप्रीम पिल फनेस वाले झोंग लिन को मोहित करने के लिए बस एक नजर ही काफी थी। केवल एक पिल मास्टर ही कीमिया के लिए एक अच्छी पिल भट्टी के महत्व को समझ सकता है। यह पिल भट्टी निस्संदेह एक रहस्यमय कलाकृति थी और उच्चतम गुणवत्ता की थी। गोली भट्टी के पास 2 लोग थे, जिनमें से एक चुयू थी, जबकि उसके बगल में काले वस्त्र में एक महिला बैठी थी। वह महिला लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। नाजुक चेहरे की बनावट और भावशून्य अभिव्यक्ति के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह हजारों मील दूर हो। फिर भी उसमें एक विशिष्ट बौद्धिक आभा थी जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए अद्वितीय थी, जिससे झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पिछले जीवन के विश्वविद्यालय के दिनों में लौट आया हो। झोंग लिन, ये सच्ची शिष्या सिस्टर यंग ही हैं। जल्दी करो और सलाम करो, चू यू ने आग्रह किया। झोंग लिन चौंक गया। यंग ही जुयन पी के गुरु यंग जू की बहन थी और एक सच्ची शिष्या भी थी। सबसे खास बात यह थी कि यंग ही 8वीं कक्षा का कीमियागर था। 8वीं कक्षा की अवधारणा क्या है?
इसे इस तरह से कहें, गोली बनाने वालों के लिए केवल 9 ग्रेड हैं और जो कोई भी 8वीं कक्षा तक पहुंचता है वह निस्संदेह कीमिया दांव में निपुण होता है। 8वीं कक्षा के कीमियागर द्वारा परिष्कृत किए गए अमृत निर्माण क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञों के लिए भी लाभकारी होते हैं। यंग जू की तीव्र साधना को काफी हद तक उसकी बहन द्वारा प्रदान किए गए अमृत से सहायता मिली। कीमिया के क्षेत्र में 7वीं कक्षा तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन 8वीं कक्षा के कीमियागर दुर्लभ हैं। जहां तक 9वीं कक्षा की बात है, संपूर्ण स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में केवल एक ही है और ऐसा व्यक्ति राजा क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र मार्शल कलाकारों का एक श्रद्धेय अतिथि है जो दिव्य ड्रैगन के समान मायावी है। झोंग लिन ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जुयन पीक पर यंग हे ट्रू इनहेरिटर से मिलेंगे। ऐसा 8वीं कक्षा का ग्रैंड मास्टर स्तर का कीमियागर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप यूं ही मिल सकते हैं। झोंग लिन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक कहा, बाहरी शिष्य झोंग लिन, सच्चे उत्तराधिकारी यंग हे से मिलो। क्या आप झोंग लिन हैं? यंग हे सच्ची उत्तराधिकारी ने झोंग लिन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। मैं सचमुच शिष्य हूँ। बुरा नहीं है, तुम्हारी उम्र में 7वीं कक्षा तक पहुंचना एक असाधारण प्रतिभा मानी जाती है, लेकिन जूइंग एसोसिएशन में शामिल होने के लिए हमें तुम्हारा असली हुनर देखना होगा। 7वीं कक्षा के अमृतों में से तुम किसमें सबसे बेहतर हो? शिष्य केवल शून्य आत्मा ज्ञान गोली को परिष्कृत कर सकता है। शून्य आत्मा ज्ञान की गोली है ना? बहुत अच्छा, चू यू, जाओ सामग्री ले आओ। हाँ, जल्द ही। चू यू ने शून्य आत्मा ज्ञान गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी जड़ी बूटियां लाईं और उन्हें गोली भट्ठी के नीचे रख दिया। यंग हे सच्ची उत्तराधिकारी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यहाँ सामग्री के 3 सेट हैं। जब तक आप एक शून्य आत्मा ज्ञान की गोली को भी सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकते हैं, आप जुयांग एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं। हाँ, झोंग लिन ने सिर हिलाया, एक खाली जगह ढूंढी और अपने भंडारण कंगन से स्टार फॉलिंग विशालकाय कड़ाही को पुनः प्राप्त किया। झोंग लिन पहले भी स्टार फॉलिंग जायंट कॉल्ड्रॉन से काफी संतुष्ट था, लेकिन उसके बगल में विशाल रहस्यमय कलाकृतियों की भट्ठी को देखकर अनायास ही उसके दिल में तिरस्कार की भावना पैदा हो गई। अरे, वस्तुओं की तुलना करने से सचमुच उन्हें फेंकने का मन करता है। अपने थोड़े से उत्तेजित मन को शांत करते हुए उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और इन खंडहर ड्रैगन अग्नि गोली भट्ठी के तल से जीवन में गर्जना करने लगी, जिससे पूरे कीमिया कक्ष में उग्र ऊर्जा की लहरें फैल गईं। झोंग लिन पहले से ही शून्य आत्मा ज्ञानोदय की गोली को परिष्कृत करने में पारंगत था। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी हरकतें सुंदर और मनभावन थीं और एक महागुरु जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रही थीं। इस दृश्य ने सदैव मौन रहने वाले यंग हे सच्चे उत्तराधिकारी की आंखों में दिव्य चमक पैदा कर दी। थोड़ी देर बाद स्टार फॉलिंग जायंट कॉल्ड्रॉन से अमृत सुगंध के फटने के साथ झोंग लिन ने गोली भट्ठी का ढक्कन उठाया और बल के तहत एक शून्य आत्मा ज्ञान की गोली बाहर कूद गई। वरिष्ठ बहन, कृपया इसका मूल्यांकन करें। झोंग लिन ने सम्मानपूर्वक शून्य आत्मा ज्ञान की गोली युक्त जेड बोतल सौंप दी। यंग हे ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने आमतौर पर ठंडे चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान पेश की। बुरा नहीं है, तुम्हारी नींव मजबूत है। इस टोकन के साथ अब से तुम सीधे मेरे कीमिया कक्ष में प्रवेश कर सकते हो। जैसे ही उसने यह बात कही, एक छोटा सा जेड टोकन झोंग लिन के हाथ में आ गया। चूयू, उसे येयू से मिलने ले जाओ। हाँ, चूयू का चेहरा खुशी से भरा था। यंग हे को प्रणाम करने के बाद उसने झोंग लिन को कीमिया कक्ष से बाहर खींच लिया। जैसे ही वे कीमिया कक्ष से थोड़ी दूरी पर थे, चूयू अपनी उत्तेजना को और अधिक नहीं रोक सकी और बोली, झोंग लिन, तुम्हारा अवसर आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज सिस्टर यंग हे व्यक्तिगत रूप से जुयंग एसोसिएशन की देखरेख करेगी और तुम्हें ये टोकन भी देंगी। इस टोकन का उपयोग किस लिए किया जाता है? झोंग लिन ने उत्सुकता से हथेली के आकार के उस टोकन को छुआ, जो पूरी तरह से सफेद जेड से बना था, जिसके एक तरफ कमल का फूल और दूसरी तरफ कमांड लिखा था। यह देखने में बेहद साधारण लग रहा था, इसमें कोई खासियत नहीं थी। चू यू ने झोंग लिन पर आंखें घुमाईं, तुम सच में? मैं इसे इस तरह से कहूंगी, जुयंग एसोसिएशन की स्थापना सिस्टर यंग जू और सिस्टर यंग हे ने की थी, लेकिन ज्यादातर समय इसका प्रबंधन सिस्टर यंग जू ही करती हैं। सिस्टर यंग हे केवल कीमियागरिंग करती हैं और सांसारिक मामलों में शामिल नहीं होती हैं। ये टोकन सिस्टर यंग हे द्वारा केवल 3 लोगों को दिया गया है। इस टोकन के होने का मतलब है कि आप सीधे सिस्टर यंग हे के अधिकार क्षेत्र में हैं और कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता।
जूइंग एसोसिएशन की लगभग सभी शक्तियां आपके लिए खुली होंगी। इसके अलावा बहन यंग हे के मार्गदर्शन से आपकी साधना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। बहन यंग हे अपनी संपत्ति से जो कुछ भी प्रकट करेगी वह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। अब क्या आप इसका मूल्य समझते हैं? झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं। ये तो काफी मूल्यवान लगता है। एक सच्चा शिष्य बनने के लिए निस्संदेह जीवन और मृत्यु के क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक है। ऐसी साधना हर जगह सर्वोच्च है। यंग हे 8वीं कक्षा का रसायनज्ञ तो है ही। आपको पता होना चाहिए कि हर रसायनज्ञ धनी होता है, यहां तक कि अति धनी भी। उनके धन का थोड़ा सा भी प्रदर्शन साधारण मार्शल कलाकारों के फलने फूलने के लिए पर्याप्त है। जानकर अच्छा लगा, कीमियागरों की सचमुच बहुत मांग है। दुर्भाग्य से मुझमें कीमियागिरी की प्रतिभा नहीं है। चू यू का चेहरा ईर्ष्या, जलन और आक्रोश से भरा हुआ था। वह झोंग लिन को अपनी जगह बदलने की इच्छा से भरी आंखों से देख रहा था। चलो चलें, हम सिस्टर ये यू से मिलने जा रहे हैं। लियू जुवान मंडप। एक 7वीं कक्षा की कीमियागर। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टर यंगहे ने आप पर ध्यान दिया। ऐसा लगता है कि हमारे जुयंग एसोसिएशन को भविष्य में कभी भी अमृत की कमी नहीं होगी। येयू एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था, जिसका स्वरूप तेजस्वी था और जिसमें ज्ञान की आभा थी, जिससे लोगों में उसके करीब आने की इच्छा जागृत होती थी। वह जुयंग एसोसिएशन की ग्रैंड स्टीवर्ड भी थी और सभी मामलों की देखरेख करती थी। आखिरकार, चाहे वह यंगजू हो या यंगहे, दोनों सच्चे शिष्यों ने साधना को प्राथमिकता दी और उनके पास जुयंग एसोसिएशन का प्रबंधन करने के लिए शायद ही कभी समय था। हमारा जुयंग एसोसिएशन भी पवित्र भूमि मॉडल को अपनाता है, जो आंतरिक और बाहरी संप्रदायों में विभाजित है। हालांकि आप एक बाहरी शिष्य हैं, आप 7वीं कक्षा के कीमियागर हैं और सिस्टर यंगहे द्वारा दिए गए टोकन के साथ आप एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। यह एक्सचेंज स्क्रॉल है, हमारे जुयंग एसोसिएशन की एक अनूठी वस्तु जहां आप योगदान बिंदुओं के माध्यम से आदान प्रदान कर सकते हैं। झोंग लिन ने येयू द्वारा उल्लिखित विनिमय स्क्रॉल को स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसमें दिव्य विचार का एक प्रवाह प्रवाहित हुआ, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। बहन येयू, क्या ये सच हो सकता है? झोंग लिन का आश्चर्य स्वाभाविक था, मुख्यतः इसके अंदर की आश्चर्यजनक सामग्री के कारण। पवित्र भूमि विनिमय में उपलब्ध वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के अलावा पर्याप्त योगदान अंकों के साथ कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत साधना मार्गदर्शन के लिए जुयंग एसोसिएशन के संस्थापक यंगजू को आमंत्रित कर सकता है या सच्चे शिष्य यंगहे से एक विशेष अमृत बनवा सकता है। ये दो पहलू ही किसी को भी पागल करने के लिए पर्याप्त थे। ये सच्चे शिष्य हैं, जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञ। AI analysis of Bhel share price with 98.6% accuracy. PPS Talk। साधना मार्गदर्शन के लिए ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित कर पाना स्वर्गीय तलवार नगरी में बाहरी शिष्यों के लिए केवल एक स्वप्न था। येयू मुस्कुराया और बोला, यह एक्सचेंज स्क्रॉल सिस्टर यंगजू द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय किया गया था, इसलिए निश्चित रूप से ये सच है। हालांकि सिस्टर यंगजू को आमंत्रित करने के लिए आवश्यक योगदान अंक सामान्य लोगों की क्षमता से परे हैं। बस बहुत हो गया। आखिरकार स्वर्गीय तलवार नगरी के सच्चे शिष्य महान हस्तियां हैं और ज्यादातर को तो उन्हें देखने का मौका भी नहीं मिलता। झोंग लिन ने आह भरी। हमारे जुयंग एसोसिएशन का पर्पल गार्डन स्ट्रीट पर एक डैन पवेलियन भी है और आपका स्पिरिट मियाओ पवेलियन भी उसमें विलय कर सकता है। चिंता न करें, यह कोई अधिग्रहण नहीं है। जुयंग एसोसिएशन में शामिल होने के बाद आपके पास इसे प्रबंधित करने के लिए शायद बहुत कम समय होगा। इसके अलावा विलय से आप हमारे जुयंग एसोसिएशन के प्रभाव से और भी ज्यादा कमाएंगे। मैं इसे बहन येयू की व्यवस्था पर छोड़ता हूँ। येयू ने सिर हिलाया और एक जेड स्क्रॉल सौंप दिया। ये स्वर्गीय ग्रेड शीर्ष ग्रेड साधना तकनीक ताइक्शु अनिश्चित क्यूई और स्वर्गीय ग्रेड शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट कौशल पवन छाया ट्रेसलेस है। ये साधना तकनीकें आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन चूंकि आप हमारे जुयंग एसोसिएशन के सदस्य हैं, इसलिए आप उन्हें पहले से ही साधना कर सकते हैं। झोंग लिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। जुयंग एसोसिएशन में शामिल होना ठीक इसी कारण से था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी आसानी से मिल जाएगा। बहन, आपको धन्यवाद। चुयू, झोंग लिन को ल्यूक्सुआन मंडप में ले जाकर रहने की व्यवस्था करो। तुम बाद में जुयंग शिखर पर रह सकते हो, जहां आदिम शिराएं भूमिगत रूप से प्रवाहित होती हैं और स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्यों प्रचुर मात्रा में है। ये साधना के लिए एक पवित्र भूमि है, लेकिन चूंकि तुम एक पुरुष हो और जुयंग संघ में मुख्यतः महिला शिष्य हैं,
इसलिए लापरवाही से इधर उधर मत भटकना, वरना सिस्टर यंग तुम्हें नहीं छोड़ेगी। येयू ने गंभीर चेहरे से चेतावनी दी। मैं समझता हूँ। झोंग लिन ने अपनी समझ दिखाने के लिए सिर हिलाया। बहन, मेरे पास कुछ अमृत है जिन्हें मैं योगदान अंकों के बदले में देना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बात की, झोंग लिन ने एक स्थानिक बैग निकाला और उसे सौंप दिया। येयू ने अपने दिव्य विचार से इसे देखा और फिर मुस्कुराए। स्थानिक थैले में पिछले कुछ महीनों में झोंग लिन द्वारा तैयार किए गए अमृतों की एक बड़ी मात्रा थी। हालांकि वे बुनियादी ट्रू एसेंस पिल्स, पर्पल मेंशन पिल्स, नरिशिंग गॉड पिल्स, यूशेन पिल्स वगैरह थे, लेकिन ये बुनियादी गोलियां जुएंग एसोसिएशन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, क्योंकि इस संगठन में निम्न स्तरीय मार्शल आर्टिस्टों की संख्या सबसे ज्यादा है। जल्दी से गिनती करने के बाद येयू ने योगदान अंकों की गणना की और संतुष्टि के साथ झोंग लिन को देखा। गुणवत्ता उत्कृष्ट है। मुझे बताओ, आप इसके बदले क्या देना चाहेंगे? 60 साल की गोली और ड्रैगन टाइगर गोली के नुस्खे। 60 साल की गोली एक जीवन काल बढ़ाने वाली दवा है। एक गोली जीवन को 60 साल तक बढ़ा सकती है। झोंग लिन ने इसे न्यू मून द्वीप पर देखा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका नुस्खा यहां मिलेगा। बेशक वह इसे नहीं भूल सकता था। यह अमृत साधना के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन ये सबसे अधिक मांग वाले अमृतों में से एक है, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचने वाले मार्शल कलाकार इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। झोंग लिन का इस अमृत नुस्खे के बदले में पैसा कमाना उद्देश्य था। ड्रैगन टाइगर गोली का उपयोग जुबानदान क्षेत्र के मार्शल कलाकारों द्वारा साधना के लिए किया जाता है, जो ड्रैगन और बाघ के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जुबानदान को परिष्कृत करने और साधना को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट है। जरूर। येयू ने जल्दी से दोनों अमृत व्यंजनों को एक ज़ेड स्क्रॉल पर उकेरा और झोंग लिन को निर्देश दिया कि वह उन्हें दूसरों को न दे। ... ये ल्यूक्सुआन मंडप है, कैसा है? चू यू के नेतृत्व में झोंग लिन जल्द ही ल्यूक्सुआन मंडप के स्थान पर पहुंच गया। इसे मंडप कहा जाता है, लेकिन इसे महल भी कहा जा सकता है, जिसके ऊंचे छज्जे और जटिल क्रॉसबीम हैं, जो अत्यंत सुंदर हैं तथा तथाकथित इंपीरियल पैलेस हॉल से कम प्रभावशाली नहीं है। पूरा ल्यूक्सुआन मंडप जुयन पीक के पश्चिमी मध्य पहाड़ी ढलान पर स्थित था, जिसके बाईं ओर एक खड़ी चट्टान थी। चट्टान के ऊपर बना यह मंडप मानो लटका हुआ प्रतीत होता था और चारों ओर विलो के पेड़ों का एक विशाल क्षेत्र था, इसलिए इसका नाम ल्यूक्सुआन मंडप पड़ा। ल्यूक्सुआन मंडप के सामने एक छोटा तालाब था, जो पहाड़ की चोटी से बहकर पास के क्षेत्र से बाहर आता था। यह एक निचला संगम बिंदु था, जिसमें सूरज की रोशनी में चमकती लहरें और कुछ मछलियां आराम से तैरती हुई एक शांत वातावरण का निर्माण कर रही थीं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ दृश्य नहीं था, बल्कि आसपास के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई था। संपूर्ण जुयन शिखर पर एक आदिम शिरा प्रवाहित हो रही थी, जो निरंतर स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई का संकेंद्रण कर रही थी। ध्यान रखें, पूरे स्वर्गीय तलवार शहर में केवल एक ही ऐसी शिरा थी, फिर भी इसे हजारों बाहरी शिष्यों के लिए साधना की आपूर्ति करनी थी। जुयन पीक पर आदिकालीन शिरा छोटी हो सकती है, लेकिन यहाँ साधकों की संख्या केवल कुछ हजार थी। इतना घना स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई, कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि सच्चे शिष्यों की चोटियां ग्रोटो स्वर्ग और धन्य भूमि की तरह हैं। क्या जगह है! झोंग लिन पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि स्वर्गीय तलवार शहर में वयांग कोर्टयार्ड में उसका छोटा सा आंगन इसकी तुलना में महज एक घास की झोपड़ी थी, चाहे वह जीवित वातावरण में हो या स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई में। यह अफसोस की बात है कि मुझे केवल जुइंग एसोसिएशन का एक बाहरी शिष्य माना जाता है और मैं जुइंग पीक पर रहने के योग्य नहीं हूँ। ऐसे वातावरण में साधना करने से निश्चित रूप से मेरी साधना में तेजी से वृद्धि होगी। चू यू के चेहरे पर ईर्ष्या की भावना थी। हाँ, ल्यूक्सुआन मंडप काफी विशाल है, आप भी इसमें आ सकते हैं। चू यू ने स्पष्ट रूप से प्रलोभन दिखाया, लेकिन जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मैं नहीं कर सकता। जुयंग एसोसिएशन के अपने नियम हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं, तो कानून प्रवर्तन दल निश्चित रूप से मेरे लिए परेशानी का कारण बनेगा, लेकिन कभी कभी यहाँ कुछ दिन रहना ठीक है। यह आप पर निर्भर है। वैसे आपने पहले जिस अवसर का जिक्र किया था, क्या आप मुझे उसके बारे में अभी बता सकते हैं? मैं तो बस तुम्हें बताने ही वाला था। चू यू ने अपना व्यवहार सीधा किया और कहा, 2 महीने पहले जब मैं और मेरी कई बहनें पृथ्वी विभक्त घाटी में राक्षस जानवरों का शिकार करने गए थे, तो हमें एक औषधि उद्यान मिला। ये किसी मार्शल आर्ट मास्टर के गुजरने की जगह जैसा लग रहा था, लेकिन अब इस पर कांस्य अस्थि शेरों के एक समूह ने कब्जा कर लिया है। इस बार हम कुछ आराम करने के बाद उन कांस्य अस्थि शेरों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं।
हालांकि हमें आध्यात्मिक चिकित्सा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और हमें चिंता है कि दवा लेते समय हम उसे खराब कर सकते हैं, इसलिए हम अपने साथ एक फार्मासिस्ट ले जाने की योजना बना रहे हैं। कैसा रहेगा, क्या आपकी रुचि है? अगर आप आएंगे तो हमें कोई और फार्मासिस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताइक्सु अनिश्चित क्यूई प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। कौशल ताइक्सु अनिश्चित क्यूई शुरुआती 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर महान चक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र पूर्ण स्तर। तकनीक पवन छाया ट्रेसलेस शुरुआती आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई पूर्ण स्तर तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर। विविध कीमिया 7वीं कक्षा अमृत पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता। सिस्टम पैनल पर नए जोड़े गए ताइक्सु इंडिटर्मिनेट क्यूई और विंड शेडो ट्रेसलेस को देखते हुए झोंग लिन ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया। सिस्टम, मुझे कुछ अंक दो। एक आदेश के साथ ही अनगिनत साधना की यादें उसके मन में उमड़ पड़ी। ताइक्सु अनिश्चित क्यूई एक स्वर्गीय श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक है जिसे केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ही साधना करने के योग्य हैं, और यह स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि का मूलभूत नियम है। ताओ का मार्ग 3 तत्वों से मिलकर बना है, शून्यता, शून्यता और शून्यता। शून्यता श्वेत है जो शून्यता को आवृत करती है। शून्यता पीली है जो लाल रंग को आवृत करती है। लाल रंग शून्यता है। शून्यता क्या है? शून्यता प्रकाश का सार है, उज्ज्वल लेकिन भौतिक रूपहीन। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की तरह ये उज्ज्वल होते हुए भी भौतिक रूपहीन है, इसलिए ये शून्यता है। शून्यता क्या है? शून्यता ची है। ची का आकार है और इसे देखा जा सकता है, लेकिन इसका कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए यह शून्यता है। टाटा मोटर्स के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस है। जैसे जैसे साधना की स्मृतियां उमड़ती गईं, डैन युआन, जो मूल रूप से जुवानदान के भीतर सिकुड़ा हुआ था, एक रहस्यमय पथ पर बहते हुए अपने आप ही घूमने लगा। कुछ ही क्षणों बाद ताइक्सु क्यूई की एक लहर हवा से उत्पन्न हुई, जिसने पूरे दानतयान को भर दिया। ये ताइक्सु क्यूई हालांकि कमजोर थी, लेकिन इतनी उच्च गुणवत्ता की थी कि इसने पूरे जुआनदान को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। भीतर से लालसा की भावना उत्पन्न हुई। ताइक्सु निराकार है, क्यूई का सार है, एकत्रित और बिखरता है, क्षणिक रूपों को प्रकट करता है, वास्तव में एक अद्भुत ताइक्सु अनिश्चित क्यूई है। झोंग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और दानतियन के भीतर ताइक्सु क्यूई को महसूस किया। बाकी बातों को छोड़ दें तो इस शक्ति की गुणवत्ता पंचतत्व मिश्रित सार कौशल से विकसित दान युआन से कहीं बेहतर थी। ये वास्तव में एक स्वर्गीय श्रेणी की सर्वोच्च साधना तकनीक होने के योग्य थी, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र भूमि के शिष्य अपने साथियों के बीच अजेय थे। इसके तुरंत बाद झोंग लिन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। 5 तत्व मिश्रित सार कौशल केवल एक पृथ्वी स्तर का शीर्ष ग्रेड है, जो ताइक्सु अनिश्चित क्यूई से एक पूरा ग्रेड नीचे है। इसे एकीकृत करने की कोशिश करना एक सांप द्वारा हाथी को निगलने जैसा है। मुझे डर है कि यह मुझे मार सकता है। हालांकि झोंग लिन 5 तत्व मिश्रित सार कौशल को छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। अपने लिए सबसे उपयुक्त चीज हमेशा सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसके पिछले जीवन के उन उपन्यासों ने पहले ही उत्तर दे दिए थे। जैसा कि वे कहते हैं, नकल करने वाले जीवित रहते हैं, पूर्ण नकलची मर जाते हैं। मार्शल आर्ट की साधना में पूर्वजों के मार्ग केवल उधार लिए जा सकते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं बनाना होगा। यदि कोई साधारण मार्शल कलाकार अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहता है, तो उसे पहले दूसरों के रास्तों के अंत तक पहुंचना होगा, उसके बाद ही वह अपना रास्ता स्वयं बना सकता है। लेकिन झोंग लिन के पास एक धोखा है। सिस्टम पैनल की मदद से अनगिनत साधना अनुभव उसके लिए आत्मसात और समझने के लिए उपलब्ध हैं। एक उच्चतर दृष्टिकोण से वह स्वाभाविक रूप से पहले से ही अपना रास्ता खुद बना सकता है। यद्यपि यह कीचड़ भरा और घुमावदार हो सकता है, फिर भी नींव ठोस रखी जा सकती है। एक गगनचुंबी इमारत जमीन से ऊपर उठती है, जीवन केवल उफ, जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो। ताइक्सु अनिश्चित क्यूई के साथ मैं धीरे धीरे 5 तत्व मिश्रित सार कौशल को थोड़ा थोड़ा करके एकीकृत कर सकता हूं। तब तक मैं कुछ अन्य दिव्य स्तर की तकनीकें भी सीख लूंगा। किसी दिन मैं अपना अद्वितीय दिव्य कौशल विकसित करूंगा। एक विचार के साथ डेंटियन के बाहर घूम रही ताइक्सु क्यूई एक ही बार में निगल ली गई। दान युआन पहले की तुलना में अपने मार्ग में थोड़े बदलावों के साथ परिचालित हुआ। इन्हीं बदलावों ने इसके संचालन को अधिक सुचारू बनाया और स्वर्ग व पृथ्वी के सार क्यूई के अवशोषण को तेज किया।
यद्यपि वर्तमान में ताइक्सु अनिश्चित क्यूई को 5 तत्व मिश्रित सार कौशल में पूरी तरह से एकीकृत करना असंभव है, फिर भी इसके कुछ सार को उत्तरार्ध को अनुकूलित करने के लिए निकाला जा सकता है, जिससे साधना की गति बढ़ जाती है। इसके बाद झोंग लिन ने अपना ध्यान विंड शैडो ट्रेसलेस की ओर लगाया। जैसे जैसे कौशल अंक बढ़ते गए, अनगिनत साधना अनुभव सामने आने लगे। विंड शैडो ट्रेसलेस एक आंदोलन तकनीक नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च तलवार कौशल है, विशेष रूप से एक तेज तलवार कौशल। तलवार की अत्यंत तेज गति के साथ तलवार इतनी तेजी से चलती है कि अनगिनत प्रतिबिंब छोड़ जाती है, जिनका पता लगाना असंभव है। जहां भी तलवार क्यों गुजरती है, वहां हवा का झोंका सा लगता है, कोई निशान नहीं छोड़ता, फिर भी ये दुश्मन को अदृश्य रूप से मार सकती है। स्मृति में मौजूद अनुभवों के अनुसार, जब पवन छाया ट्रेसलेस का उच्च स्तर तक अभ्यास किया जाता है, तो तलवार क्यूई टेलीपोर्ट हो जाती है। ध्वनि की तुलना में कई से सैकड़ों गुना तेज गति से फटती है, शरीर को चकनाचूर कर देती है और दिव्य आत्माओं को एक ही बार में नष्ट कर देती है। अजेय। तलवार का इरादा अभी भी बढ़ रहा है। तलवार की मंशा अभी भी बढ़ती हुई महसूस करते हुए झोंग लिन का चेहरा अचानक बदल गया। मैंने पहले ही स्वॉर्ड इंटेंट को उसकी उत्तम अवस्था तक पहुंचा दिया है, फिर भी यह क्यों बढ़ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्णता ही स्वॉर्ड इंटेंट की सीमा नहीं है? तलवार की नीयत को विकसित करने के लिए किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। झोंग लिन ने कभी किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट का सामना नहीं किया जो तलवार की नीयत में उससे आगे निकल गया हो, इसलिए वह बस आंख मूंदकर ही टटोल सकता है, उसे समझाने वाला कोई नहीं है। चाहे कुछ भी हो, तलवार की मंशा का विकास कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि मुझे स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की 10 वर्षीय महाप्रतियोगिता को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे मार्गदर्शन के लिए एक गुरु की तलाश करनी चाहिए। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि हर 10 साल में एक बाहरी शिष्य ग्रैंड प्रतियोगिता आयोजित करती है, और एक निश्चित रैंकिंग प्राप्त करने से पवित्र भूमि से पुरस्कार अर्जित किया जा सकता है, चाहे वह आत्मा की गोलियां, गुप्त तकनीकें या रहस्यमय कलाकृतियां हों। लेकिन ये मुख्य आकर्षण नहीं है। महाप्रतियोगिता के दौरान कुछ एल्डर्स देखने के लिए मौजूद रहेंगे। अगर कोई प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हो सकता है कि वह किसी एल्डर की नज़र में आ जाए और उसे शिष्य बना लिया जाए। ये वास्तव में एक काप है जो ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाता हुआ एक कदम में स्वर्ग की ओर चढ़ रहा है। झोंग लिन स्वाभाविक रूप से इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते। जुयंग एसोसिएशन एक बेहतरीन मंच है और मार्गदर्शन की तलाश भी। मार्शल आर्ट की साधना का मतलब कभी भी खुद को बंद कर लेना नहीं होता। इस प्रणाली की मदद से भी कई चीजों के लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। स्वॉर्ड इंटेंट की पूर्णता के बाद का क्षेत्र तो झोंग लिन को उलझन में डाल देता है। मार्गदर्शन के बिना उसे यह समझने में मुश्किल होती है कि आगे क्या करना है। इसलिए झोंग लिन ने एक प्रसिद्ध शिक्षक को खोजने की योजना बनाई। वह इस ग्रैंड प्रतियोगिता को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था और उसे इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना था। अपनी ताकत छिपाने और कमजोर होने का नाटक करने के बारे में। क्या मजाक! मार्शल आर्ट की साधना बिना पीछे हटे आगे बढ़ने के बारे में है। सावधानी से छिपना सचमुच एक सुअर में बदल जाएगा। ईर्ष्या को आमंत्रित न करना औसत दर्जे का है। मार्शल आर्ट साधना में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को हर उपयोगी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपने मन से अस्तव्यस्त विचारों को दूर कर दिया। बाह्य शिष्य महाप्रतियोगिता में अभी कुछ समय बाकी है। अब मुझे अपनी साधना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, सबसे पहले ड्रैगन टाइगर पिल को परिष्कृत करके। फिर भी शक्ति हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस झोंग लिन उठा और लियुक्सुआन मंडप से निकलकर जुयन पीक स्थित औषधि उद्यान की ओर चल पड़ा। ड्रैगन टाइगर पिल को परिष्कृत करने के लिए 10 भाग सामग्री प्राप्त करने के बाद वह वापस लौट आया। 10 सामग्रियों से केवल 3 ड्रैगन टाइगर गोलियां बनाने की जरूरत थी। बाकी गोलियां नुकसान के लिए थीं। झोंग लिन के पूर्ण स्तर के कीमिया कौशल के साथ गोली निर्माण दर 80% से अधिक हो गई, जिसका अर्थ था कि शेष 5 गोलियां उसकी थीं। पिल मास्टर होने का यही लाभ है, कौशल के साथ व्यक्ति कहीं भी भूखा नहीं मरेगा। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि झोंग लिन के पास एक धोखेबाज है। दूसरे पिल मास्टर्स 40% पिल निर्माण दर हासिल करके खुद को भाग्यशाली मानेंगे। उन्होंने दरवाजे पर "परेशान न करें" का बोर्ड टांग दिया और बंद कमरे में ही गोलियों को परिष्कृत करने का काम शुरू कर दिया। पृथ्वी विभाजित घाटी। झोंग लिन, मैं आपको परिचय कराता हूँ। ये वरिष्ठ बहन तांग यिमेई है, ये वरिष्ठ बहन सांग जू है और यह कनिष्ठ बहन चांग सुनयू है।
दोनों वरिष्ठ बहनों ने पहले ही अपनी जुबानदान साधना को सघन कर लिया है और कनिष्ठ बहन चांगसुन यू भी यूनिलिंग क्षेत्र की पूर्णता पर है। चू यू ने अपने सामने 3 लोगों का परिचय कराया। तांग यीमेई की साधना सर्वोच्च है, जो पहले से ही जुबानदान क्षेत्र के अंतिम चरण में है। बेर के फूलों से कढ़ाई की गई एक सफेद महल पोशाक पहने हुए एक गर्व भरी ठंडक का अनुभव कर रही है, जो उसके नाम की तरह ही अहंकार की भावना दे रही है। सांगजू जुबानदान क्षेत्र के मध्य स्तर पर है, अपेक्षाकृत दुबली पतली फिर भी उत्कृष्ट अनुपात के साथ, मधुरता से भरे गोल गालों वाला एक सुंदर चेहरा, प्रमुख बर्फ सफेद रंग के साथ एक युवा रूप। अहम सांगजू के विपरीत चांगसुन यू बहुत लंबी है, यहाँ तक कि उससे 1 सिर अधिक लंबी है। झोंगलिन से बस थोड़ी छोटी है, उसकी उपस्थिति औसत है और उसे सादा और साधारण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वरिष्ठ बहन ये झोंगलिन है, जो अभी अभी जुयंग एसोसिएशन में शामिल हुआ है और उसे वरिष्ठ बहन यंगहे द्वारा एक टोकन प्रदान किया गया है। वह जुबानदान क्षेत्र साधना के साथ 7वीं कक्षा का कीमियागर है। चू यू के स्वर में गर्व का भाव था। देखो, ये 7वीं कक्षा का कीमियागर है जिसे मैंने आमंत्रित किया था। चू यू के परिचय के साथ तीनों महिलाओं की आंखें चमक उठी, खासकर क्योंकि 7वीं कक्षा की कीमियागर की पहचान ने उनके दिलों को गर्म कर दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, वरिष्ठ बहनों, कनिष्ठ बहन चांगसुन। झोंगलिन ने अपने हाथों को सलामी में उठाया, उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान थी, वह सुसंस्कृत और परिष्कृत दिख रहा था। बहुत बढ़िया, जूनियर भाई झोंग की मदद से मेडिसिन गार्डन की यह यात्रा निश्चित रूप से सबसे बड़ा लाभ देगी, सांगजू ने उत्साह से कहा। वास्तव में मैंने सोचा था कि हमें एक फार्मासिस्ट खोजने की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर चू वास्तव में जूनियर भाई झोंग को लाएगी। मेडिसिन गार्डन की यह यात्रा आप पर निर्भर करेगी, तांग यीमेई ने कहा, उसकी आवाज अल्पाइन जलधारा की तरह स्पष्ट और मधुर थी। वरिष्ठ बहन बहुत दयालु हैं, इस बार मुझे फायदा मिल रहा है, झोंगलिन ने जवाब दिया। बस करो, चलो चलें। अर्थ स्प्लिट कैनियन स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के ठीक पूर्व में, ऊपरी सूर्य देश के क्षेत्र में, यहाँ से 20,000 मील से अधिक दूरी पर स्थित है। जुबानदान मार्शल कलाकारों को पैदल लगभग 2 या 3 दिन लगते हैं, ट्रांसेंडेंट रियल मार्शल कलाकारों के लिए तो और भी कम। रास्ता पहाड़ी है और खुद पर भरोसा करने पर पहुंचने में 10 दिन या आधा महीना लग सकता है। उड़ान भरने वाले मार्शल कलाकारों को अपने आध्यात्मिक मूल के उपभोग और संभावित खतरों पर विचार करना चाहिए, जिससे पूरी गति से उड़ना असंभव हो जाता है। सौभाग्य से जुयन पीक पर घुंघराले पंख वाले पेलिकन पाले जाते हैं, जो बड़े और बहुत ही विनम्र जानवर हैं, धीमे नहीं होते और उनमें उत्कृष्ट सहनशक्ति होती है, जो उन्हें एक अच्छा सवारी बनाती है। एकमात्र कमी यह है कि वे थोड़े बदसूरत हैं तथा जुयंग एसोसिएशन में काफी अलोकप्रिय हैं, इसलिए वे केवल 2 ही रखते हैं। जुयंग एसोसिएशन की बहनें या तो अमर सारस या नीले पक्षियों पर यात्रा करती हैं, और यदि इस बार बड़ी संख्या में लोग न होते तो वे इस साथी का उपयोग नहीं करते। कांव कांव, घुंघराले पंखों वाला पेलिकन अपने पंख फड़फड़ाते हुए तुरंत बादलों में उड़ गया। झोंगलिन घुंघराले पंखों वाले पेलिकन की पीठ पर पालथी मारकर बैठ गया और उत्सुकता से उसे थपथपाने लगा। पेलिकन की पीठ चौड़ी और सपाट थी, जिसमें 7 या 8 लोगों के लिए पर्याप्त जगह थी और कोई परेशानी नहीं थी। इसके पंख भूरे सफेद थे, आंखें हल्के पीले रंग की थीं, भूलक की थैली भी पीली थी, गर्दन और पीठ पर घुमावदार शिखा पंख थे। एक नज़र में यह एक अनाड़ी हंस के समान था। इतना बदसूरत। सांगजू ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से जीभ चटकाते हुए देखा। सचमुच, ये घुंघराले पंखों वाला पेलिकन उन खूबसूरत सफेद सारसों से बेजोड़ था। हवा उनके चेहरों को छू रही थी। घुंघराले पंखों वाला पेलिकन तेजी से बादलों के बीच से उड़ रहा था। हालांकि वह तलवार लेकर उड़ने वाले झोंगलिन जितना तेज नहीं था, इसका लाभ यह था कि इसके लिए किसी दान ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। झोंगलिन कैसा लग रहा है? ये तो जुयंग एसोसिएशन में शामिल होने का एक विशेष लाभ है। अन्य बाहरी संप्रदाय के अनुयायी यात्रा के लिए केवल खुद पर निर्भर रह सकते हैं, बोरियत झेल सकते हैं और अपने आध्यात्मिक मूल को फिर से भरने के लिए निरंतर अमृत सेवन की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, चुयू ने गर्व से कहा। बदसूरत और धीमा। झोंगलिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सांगजू ने अपनी सामान्य आलोचना में कहा, घुंघराले पंखों वाला पेलिकन हवा में अजीब लगता है और इसकी गति अमर सारसों से मेल नहीं खाती। अगर इसकी चौड़ी पीठ न होती तो हमारे संघ की बहनें भी इसे पालने की जहमत नहीं उठाती। राक्षस जानवरों को वश में करना कठिन है और राक्षस पक्षियों को तो और भी कठिन।
वरिष्ठ बहन यंग जू ने 2 घुंघराले पंखों वाले पेलिकन के अंडे खोजे और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इन सवारियों में पाला। अन्य शिष्य इससे ईर्ष्या करते तो क्या हुआ अगर यह बदसूरत या धीमा है। तांग यीमेई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। झोंग लिन ने कंधे उचका दिए। सभी पक्ष विपक्ष पर चर्चा हो चुकी थी, वह इससे अधिक क्या कह सकता था। रास्ते में अनौपचारिक बातचीत। झोंग लिन ने इन तीनों महिलाओं के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ लिया। तांग यीमेई अलग थलग था और बातूनी नहीं था। सांग जू जीवंत था, जबकि चांग सुन यू ने उसे वरिष्ठ भाई कहकर अभिवादन करने के अलावा और कुछ नहीं कहा। उनके नीचे स्थित सतत पर्वत श्रृंखलाएं लुप्त होने में केवल एक दिन लगा तथा शीघ्र ही एक विशाल दरारयुक्त घाटी प्रकट हो गई। ये घाटी मानो धरती ही फट गई हो, हजारों मील तक फैली हुई, गहराई अज्ञात। ऊपर से देखने पर यह किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती थी, ऊपर की धूप भरी दुनिया से अलग। कभी कभी अंधेरे में चमगादड़ों की परछाइयां उड़ती हुई दिखाई देती थीं। ऐसा लगता था मानो इस दरार की गहराई में चमगादड़ों का घोंसला हो। हम यहाँ हैं, चलो नीचे उतरें। घुंघराले पंखों वाले पेलिकन को नीचे की ओर ले जाते हुए 5 लोग दरार घाटी के एक तरफ उतर गए। तांग यीमेई ने पेलिकन को थपथपाया और उस जीव ने कुछ चीखें निकाली, फिर आकाश की ओर उड़ गया और शीघ्र ही क्षितिज में लुप्त हो गया। आत्मिक जानवर भोजन की तलाश में गया है। जब हम वापस आएंगे तो वह स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगा और इधर उधर नहीं भटकेगा, चूयू ने आवाज प्रसारण के माध्यम से समझाया। झोंग लिन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। 5 बिना रुके सीधे दरार घाटी की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अनगिनत चमगादड़ टिड्डियों के बादल की तरह दरार से बाहर उड़ गए। ये चमगादड़ हथेली के आकार के थे, उनके दांत उस तरह की तरह तीखे थे और आंखें खूनी रोशनी से चमक रही थीं, जो काफी डरावनी थी। सावधान रहें, ये खून चूसने वाले चमगादड़ हैं, विषैले पदार्थों से भरे हुए हैं, खरोंच लगने से बचें। तांग यीमेई ने हवा में एक चमकदार लंबी तलवार उठाए और हाथ में ले ली। तलवार के एक झटके से बर्फीली ऊर्जा उमड़ पड़ी और तीखी चीखों के साथ कई चमगादड़ 2 टुकड़ों में कट गए। चू यू ने अपना अधिपति भाला भी निकाला तथा फीनिक्स ट्रिपल स्ट्राइक का प्रयोग किया। तुरंत ही कई चमगादड़ चकनाचूर हो गए तथा उनमें से खून की बौछार होने लगी। झोंग लिन और अन्य 2 महिलाओं ने भी हमला किया। तीनों के हाथों में लंबी तलवारें थीं। 5 ने एक सींगनुमा संरचना बनाई जो लगातार घाटी में आगे बढ़ती रही और जल्द ही एक असीम मैदान में पहुंच गई। अपने सामने का दृश्य देखकर झोंग लिन को सिरदर्द महसूस हुआ। एक घाटी के नीचे एक मैदान था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पिछले जीवन के भूगोल शिक्षक के ताबूत बोर्ड को उठाना चाहता था। क्या सचमुच ऐसा भूभाग मौजूद हो सकता है? ये पृथ्वी विभक्त घाटी बहुत विशाल है, यहाँ अनेक राक्षसी जानवर रहते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। हम 5 को आपसी सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और न ही लापरवाही से गहराई में जाना चाहिए। जूनियर भाई झोंग, चूंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं, इसलिए जल्दबाजी में काम न करें और मेरे बताए रास्ते पर चले, तांग यीमेई ने गंभीरता से कहा। निश्चिंत रहें वरिष्ठ बहन, मैं ऐसा करूंगा। झोंग लिन ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यदि तांग यीमेई अपनी देर से ज्वानदान चरण की साधना के साथ इतनी गंभीर थी तो पृथ्वी विभाजित घाटी भयानक रूप से खतरनाक होनी चाहिए। भूत भेड़िया। झोंग लिन ने आकाश की ओर देखा और ऊपर केवल प्रकाश की एक पतली किरण बची थी, मानो आकाश में एक रेखा फैली हो। केवल सूर्य के प्रकाश के कुछ टुकड़े शून्य को भेदने का प्रयास कर रहे हों और इस दरार घाटी को प्रकाशित कर रहे हों। यह अर्थ स्प्लिट कैनियन में एकमात्र प्रकाश स्रोत था। सौभाग्यवश समूह में उच्च साधना थी और उनके दिव्य विचारों के प्रवाह ने उन्हें रात्रि दृष्टि वाले लोगों की तुलना में अपने आसपास के वातावरण को बेहतर ढंग से देखने में सक्षम बनाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अर्थ स्प्लिट कैनियन उतना बंजर नहीं था जैसा कि कल्पना की गई थी, बल्कि यह काफी हरा भरा था, जिसमें अधिकतर छोटी झाड़ियां थीं और इसके बीच से कई धाराएं बह रही थीं। एक कोने पर मुड़ते ही एक चमकदार जेड बैंड अचानक सबके सामने प्रकट हुआ और आश्चर्यजनक रूप से उनके बीच जुगनुओं का एक बड़ा समूह उड़ रहा था। जुगनुओं का ये झुंड लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता था। रात के आकाश में आकाशगंगा की तरह एक हल्का प्रकाश उत्सर्जित करता था, जिससे इस भूमिगत दरार में चमक का आभास होता था। बहुत सुंदर, सांग जू ने मन ही मन बुदबुदाया। झोंग लिन अपनी आंखों के सामने के रहस्यमय दृश्य से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। वाकई ये खूबसूरत था, किसी सपने जैसा, मानो वे किसी काल्पनिक दुनिया में आ गए हों। अन्य 3 महिलाएं भी अपने सामने के दृश्य को देखकर आकर्षित हो गईं, उनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं।
आखिरकार महिला होने के नाते उन्हें हमेशा सुंदर चीजें पसंद आती हैं। ध्यान से, झोंग लिन अचानक चिल्लाया। AI एनालिसिस ऑफ SBI शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। स्टॉक एनालिसिस आए। एक विशाल चट्टान के पीछे से अचानक एक काली छाया निकली और सबसे बाईं ओर स्थित चांगा सुन यू पर झपटी। उस साए से एक तेज और खूनी आभा निकल रही थी। जैसे ही वह पास आया, हवा में एक दुर्गंध फैल गई। वह भूरे और काले फर वाला एक वुल्फहाउंड था। वुल्फहाउंड ने काटने के लिए अपना मुंह खोला, उसके तीखे दांत चांगसुनयू की गर्दन पर निशाना साध रहे थे। इस समय चांगसुनयू ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सहज रूप से पीछे हटते हुए अपनी लंबी तलवार घुमाई। स्विश! तलवार के एक झटके के साथ प्रकाश की एक चमक ने वुल्फहाउंड को सीधे दो टुकड़ों में काट दिया, जिससे नीचे की काली मिट्टी पर खून फैल गया, जिससे उसमें थोड़ी उर्वरता आ गई। तांग यीमेई जल्दी से वहां गया, जमीन पर वुल्फहाउंड की लाश को देखते हुए कहा, यह एक भूतिया भेड़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घाटी में प्रवेश करते ही मुझे इस प्राणी का सामना करना पड़ेगा। ये भूतिया भेड़िए बेहद मजबूत होते हैं, उनके दांत ग्रेनाइट को कुचल सकते हैं और वे हड्डियों को चूर्ण में बदल सकते हैं और उन्हें निगल सकते हैं। उनकी गति बिजली की तरह है, बेहद चालाक, चुपके से हमला करने में माहिर हैं और यदि आप सावधान नहीं हैं, तो जुबानदान क्षेत्र के विशेषज्ञ भी भारी नुकसान उठा सकते हैं। और तो और, ये जीव झुंड में रहते हैं, इसलिए एक से ज्यादा होते हैं। सब लोग सावधान रहें। ये सुनते ही समूह के सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए और वे जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए। चलो आगे बढ़ते रहो। वे पांचों आगे बढ़ते रहे। तांग यीमेई सबसे आगे थे, झोंग लिन और सांग जू उनके बगल में थे और चांगसुनयू और चू यू पीछे की ओर छिपकर किए जाने वाले हमलों से बचने के लिए बेर के फूल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उम्मीद के मुताबिक जैसे ही वे विशाल चट्टान को पार कर रहे थे, दर्जनों भूतिया भेड़िए उन पर टूट पड़े। विभाजनकारी छाया ट्रिपल स्ट्राइक, फीनिक्स जल डूब की, क्यूई नियंत्रण तलवार, हवा और बिजली का पीछा करते हुए, चमकदार सितारा पतन। पांचों ने अपनी चालें शुरू कर दी, हर एक रहस्यमयी पैरों की मुद्रा में। चू यू को छोड़कर बाकियों ने स्वाभाविक रूप से तलवारों के जाल जैसी घनी तलवार क्यों छोड़ी। कुछ ही समय में दर्जनों भूत भेड़िए मारे गए। वरिष्ठ बहन तांग, क्या आप इन भूतिया भेड़ियों की लाशें चाहती हैं? झोंग लिन ने जमीन पर बिखरे अवशेषों को देखते हुए पूछा। भूतिया भेड़िए का सबसे कीमती हिस्सा उसकी खाल होती है, लेकिन अब वह इतनी खराब हो चुकी है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन लाशों का तुम्हें क्या चाहिए? तांग यीमेई ने उत्सुकता से पूछा। ये भूत भेड़िए ट्रांसेंडेंट रियल मार्शल कलाकारों के समान हैं। उनकी लाशों में अत्यंत समृद्ध सार होता है, जिसे मांस की गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है, जो शारीरिक शोधन में निपुणता वाले मार्शल कलाकारों के लिए बहुत उपयोगी है। झोंग लिन ने कहा, भूत भेड़िया लाशों के सभी मांस के टुकड़ों को अपनी अंगूठी में संग्रहित करते हुए बाद में उन्हें मांस की गोलियों में परिष्कृत करने की योजना बना रहा है। स्वर्गीय तलवार नगरी में शरीर शोधन में निपुण कई मार्शल कलाकार इन मांस की गोलियों को बेचने की चिंता नहीं करेंगे। झोंग लिन ने एक आध्यात्मिक पक्षी को सवारी के रूप में पालने की भी योजना बनाई है और मांस की गोलियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है, इसलिए भूत भेड़ियों को बर्बाद नहीं होना चाहिए। मांस की गोलियां। मुझे पवित्र भूमि में एक प्रकार के अमृत के बारे में पता था जिसे शारीरिक सुधार की गोली कहते हैं। क्या आपने खुद इन मांस की गोलियों का आविष्कार किया है? आमतौर पर चुप रहने वाली चांगसुनयू की आंखें चमक उठीं और उसने सीधे पूछा। हाँ, मांस की गोलियां मुख्य रूप से दानव जानवरों के मांस और खून से परिष्कृत की जाती हैं और उनमें कुछ आध्यात्मिक औषधि भी मिलाई जाती है। हो सकता है कि इनकी प्रभावकारिता शरीर को शुद्ध करने वाली गोलियों जितनी न हो, लेकिन ये सस्ती जरूर हैं। छोटी बहन चांगसुन, तुम्हें शरीर को शांत करने वाली मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहिए था। मैं इन्हें परिष्कृत करने के बाद तुम्हें कुछ दूंगा। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। चांगसुनयू ने मना नहीं किया, बल्कि खुशी से स्वीकृति में सिर हिलाया। वरिष्ठ बहन तांग, भविष्य में आप जिन राक्षस जानवरों का शिकार करेगी, उन्हें मेरे पास भेजा जा सकता है। मैं उन सबको ले जाऊंगी। बेशक आत्मा के पत्थरों की कमी नहीं होगी। आप चाहें तो उन्हें अमृत के बदले में दे सकती हैं। तांग यीमेई, सांग जू और बाकी लोगों की आंखें भी चमक उठीं। छोटी सी भी उपलब्धि एक उपलब्धि ही थी और वे इसे गंवाना नहीं चाहते थे, खासकर क्योंकि साधना में संसाधनों की खपत होती है और जितनी ज्यादा साधना होती है उतने ही ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। वरना वे अर्थ स्प्लिट कैन्यन में भाग्य की तलाश में नहीं निकले होते।
बहुत बढ़िया, तो फिर मामला सुलझ गया, सांग जू ने उत्साह से कहा। तांग यीमेई भी मुस्कुराया, एक पल के लिए सोचने के बाद बोला, जूनियर भाई झोंग, क्या आपको बहुत सारे राक्षस जानवरों की लाशों की जरूरत है? झोंग लिन हल्के से मुस्कुराया, तांग यीमेई के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ गया। जितना ज्यादा उतना अच्छा। अगर सीनियर सिस्टर के पास साधन हो तो आप और ज्यादा इकट्ठा करने में मदद कर सकती हैं। निश्चिंत रहें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तांग यीमेई, जो कई सालों से जुयंग एसोसिएशन का हिस्सा रही थी, के पास इतने व्यापक संपर्क थे कि झोंगलिन उनकी तुलना में कहीं ज्यादा थे। उनकी मदद से कई काम आसान हो गए। तांग यीमेई ने भी झोंगलिन को गहरी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तैयार हो जाओ जूनियर भाई। कुछ देर तक एक स्थान पर रुकने के बाद पांचों लोग अर्थ स्प्लिट कैनियन की गहराई में आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्होंने कई प्रकार के राक्षस जानवरों को मार डाला और इस प्रक्रिया में कुछ दुर्लभ खजाने भी इकट्ठा किए, जैसे भूत चेहरे वाले बिच्छू की जहर की थैली, सेंटीपीड की जहर की गोली, भूतिया भेड़िए की खाल तथा काली विधवा का जहरीला बिच्छू आदि। बेशक सारा मांस झोंगलिन का था। इसके अलावा अर्थ स्प्लिट कैनियन खनिजों से भी समृद्ध था। कोल्ड आयरन, इंक गोल्ड, पर्पल सिल्वर, रिफाइंड गोल्ड, अर्थ क्रिस्टल स्टोन, बिलुओ स्टोन और भी बहुत कुछ। ये सतह पर दुर्लभ खनिज थे जिनका उपयोग लाइफ बाउंड हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। ये खजाने तो बस लूट का एक हिस्सा थे। जैसे ही वे अर्थ स्प्लिट कैनियन में दाखिल हुए, सभी का मन बहुत ही एकाग्र और तनावग्रस्त था। वे आसपास के माहौल पर पूरा ध्यान दे रहे थे और लड़ाई के दौरान जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इस तनाव की स्थिति के दौरान उनकी खेती अप्रत्याशित रूप से थोड़ी बढ़ गई। झोंग लिन ने अपने हाथ में स्वर्गीय भाग्य तलवार से खून पोंछा और भावुक होकर कहा, यह पृथ्वी विभाजित घाटी वास्तव में एक खजाने की भूमि है। हालांकि यह एक खजाना है, ये बेहद खतरनाक भी है। जुबानदान क्षेत्र की साधना के साथ भी कोई गिर सकता है, पारलौकिक क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर साल इस पृथ्वी विभक्त घाटी में कई शिष्य नष्ट हो जाते हैं। तांग यीमेई ने आह भरी। चू यू ने अधिपति भाला चलाते हुए खून को झाड़ने के लिए उसे घुमाया और गर्व से कहा, खतरे के बीच समृद्धि की तलाश की जाती है। मार्शल आर्ट का मार्ग ऐसा है जहां से वापसी नहीं होती। चूंकि हम इस यात्रा पर निकल पड़े हैं, इसलिए हमें इसका पछतावा नहीं करना चाहिए, भले ही हम रास्ते में मर जाएं। आप। तांग यीमेई ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन आगे बहस नहीं की। औषधि उद्यान यहाँ थे। आगे एक खड़ी चट्टान थी जहां हवा जोर से चल रही थी। ऊपर आसमान का एक टुकड़ा था और नीचे उससे भी गहरी खाई। नीचे देखने पर सिर्फ अंधेरा था, कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर काली चट्टानें थीं, एक भी झाड़ी नजर नहीं आ रही थी, केवल तेज हवा चल रही थी। ये औषधि उद्यान का प्रवेश द्वार है। संयोग से ही हमने इसे उस समय खोजा था। किसने सोचा होगा कि इस चट्टान के नीचे इतना खजाना है? तांग यीमेई ने मुस्कुराते हुए कहा। चल द। तांग यीमेई आगे बढ़ने के लिए हवा में उड़ गया। सभी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े और पांचों धीरे धीरे चट्टान के नीचे उतर गए। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, आकाश का टुकड़ा उतना ही सनकरा होता गया। एक निश्चित गहराई पर आकाश बस ऊपर टिमटिमा रहा था और चारों ओर घना अंधेरा था, जिससे उन्हें अपनी आंखों के बजाय अपने दिव्य विचारों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अचानक सबके नीचे की जमीन हिंसक रूप से हिल गई, जैसे बादल उमड़ पड़े और आदिम ख्यूई हिलने लगी। निषेध की परतें अंदर बाहर झिलमिलाती रहीं, जिससे हल्की चमक फैलती रही। यह क्या है? झोंग लिन ने आश्चर्य से आगे की खाली जगह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ आधा आगे बढ़ा, एक पारदर्शी प्रकाश कवच चुपचाप प्रकट हुआ। क्या ये निषेध है? यह आश्चर्यजनक है। यह पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना। स्वर्गीय सागर देश के यूची ने उसे बताया था कि उड़ने वाली नावें निषेधों से गढ़ी गई हैं। हालांकि वे स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन इस पृथ्वी विभाजित घाटी तक पहुंचने से पहले उन्हें कभी किसी निषेध का सामना नहीं करना पड़ा था। 98.6% सटीकता के साथ भेल शेयर मूल्य का एआई विश्लेषण। पीपी स्टॉक। निषेधों की परतें झिलमिला उठीं और धीरे धीरे हवा में एक द्वार में तब्दील हो गईं। केवल यिन यांग दर्पण वाला एक मजबूत विशेषज्ञ ही निषेधों से बातचीत कर सकता है। जब आप आंतरिक संप्रदाय में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सौभाग्य से ये निषेध केवल रक्षात्मक है और द्वार खुला है, अन्यथा हम अंदर नहीं जा पाएंगे। जब हम अंदर जाएं तो सावधान रहें, बेर के फूलों वाली संरचना का अनुसरण करें और संरचना को बाधित न करें।
तांग यीमेई ने गंभीरता से कहा। दूसरों को भी दिल में ठंडक महसूस हुई और उन्होंने भारी स्वर में सिर हिलाया। पांचों दरवाजे की ओर दौड़े, मानो किसी बाधा को पार कर गए हों। जब उन्होंने फिर आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक हरे भरे इलाके में पाया। ये औषधि उद्यान का स्थान था। बाहर के घने अंधेरे के विपरीत, यद्यपि मेडिसिन गार्डन में बहुत अधिक रोशनी नहीं थी, फिर भी वहां एक हल्की अलौकिक चमक थी। क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बगीचे में उगते हुए मशरूम जैसे कुछ पौधों को देखा, जो तारों की रोशनी से जगमगा रहे थे और हल्की चमक बिखेर रहे थे, जिससे अंधेरे बगीचे में हल्की सी रोशनी आ गई थी। इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा, नीचे अवश्य ही कोई आदि शिरा होगी। प्रवेश करते ही झोंग लिन ने तुरंत महसूस किया कि उसके रोमछिद्रों के माध्यम से सघन आदिम क्यूई उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रही है। वास्तव में यहाँ एक आदिम शिरा है। हालांकि यह बहुत छोटी है, यह ज्यादा से ज्यादा इस बगीचे की आपूर्ति कर सकती है। यहाँ किसी मार्शल आर्टिस्ट की लाश नहीं मिली है, इसलिए ऐसा लगता है कि किसी वरिष्ठ ने इस स्थान की खोज की और औषधि उद्यान बनाया, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया गया, तांग यीमेई ने समझाया। गर्जन। दूर से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी और फिर दूर से कई आकृतियां भागती हुई दिखाई दी। ये वो शेर हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तांग यीमेई के आदेश पर अन्य चार ने अपने हथियार निकाले और तैयार खड़े हो गए। रास्ते में बताया गया था कि वे औषधि उद्यान को खोजने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ज़ेड सींग वाले शेरों का एक समूह था। वे न जाने कितनी पीढ़ियों से यहाँ प्रजनन कर रहे थे और पूरे औषधि उद्यान को अपना निवास स्थान बना लिया था। यहाँ आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के लिए उन्हें पहले इन ज़ेड सींग वाले शेरों को खत्म करना होगा। ज़ेड सींग वाले शेर शेरों के समान राक्षस जानवर थे, जिनके सिर पर ज़ेड रंग का सींग था और उनकी ताकत ज्वांदान क्षेत्र के बराबर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी त्वचा मोटी और मांसपेशियां मजबूत थीं, जिन्हें तलवारों और चाकुओं से घायल करना मुश्किल था। जैसे ही वे बोले, ज़ेड सींग वाले शेर साहपूर्वक पास आ गए, कम से कम 15, हर एक छोटे से घर जितना बड़ा। सबसे आगे वाला शेर खास तौर पर विशालकाय था, पहाड़ जैसा, सुनहरे फर वाला, राजसी और हृष्ट-पुष्ट दिख रहा था, चलते हुए कांप रहा था, जिससे उसके अंदर छिपी शक्ति पर कोई शक नहीं रह गया। संपूर्ण औषधि उद्यान में एक भयंकर आभा छा गई। गर्जन। अग्रणी ज़ेड सींग वाला शेर बेतहाशा दहाड़ रहा था, उसके मुंह से एक हिंसक लहर फूट रही थी, एक भयंकर झोंका आ रहा था, जो उसके पैरों के नीचे के पत्थरों को चूर्ण चूर्ण कर रहा था। शेर दहाड़। सिंह जैसे राक्षस जानवरों की जन्मजात प्रतिभा, एक ही दहाड़ ध्वनि तरंगों के साथ साधारण राक्षस जानवरों को भी मार सकती थी। चंद्रमा स्लैश। तांग यीमेई ने एक ठंडी सिसकारी भरी और अपनी लंबी तलवार घुमाकर एक अर्धचंद्राकार तलवार क्यूई निकाली। तलवार क्यूई ने हवा में बढ़ते हुए स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को हवा में सोख लिया और पल भर में लगभग 10 झांग बड़ी एक विशाल तलवार क्यूई में बदल गई। धमाका। हवा का प्रवाह बढ़ गया और ध्वनि विस्फोट होने लगे। मारना। तांग यीमेई की आवाज बिजली की तरह गरजी, उसकी आंखें हत्या के इरादे से बर्फीली, उसकी खजाने की तलवार एक सफेद बिजली के बोल्ट में बदल गई। ज़ेड सींग वाले शेर की ओर वार किया। अन्य चार भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी आक्रमण किया। चू यू ने अपनी संरचना को समायोजित किया, सबके सामने निडर होकर खड़ा हुआ, निर्णायक चाल चली। अधिपति भाला समुद्र से निकलते अजगर की तरह आगे बढ़ रहा था, उसकी गति बेजोड़ थी, मानो आकाश को चीरती हुई बिजली। भाले के पहुंचने से पहले ही उसके दबंग गन इंटेंट ने पहले ही सब कुछ पाउडर में बदल दिया था। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे पूरा स्थान कांप रहा हो। अधिपति भाला अकेले ही 1000 शत्रुओं से लड़ने में सक्षम। ये युद्ध के मैदान में धारदार बनाया गया भयानक गन इंटेंट है, जो भाला तकनीक का प्रतिबिंब है जो पूर्णता तक पहुंच गया था, शिखर तक धारदार था। झोंग लिन ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि चू यू ने गन इंटेंट को समझ लिया था। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि ने जिन्हें भी स्वीकार किया, वे सभी प्रतिभाशाली थे। गर्भधारण को न समझ पाना आश्चर्यजनक होगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चू यू की गन इंटेंट इतनी दबंग होगी, मानो वह ऊपर से घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रही हो, लोहे के खुरों से कुचल रही हो और सब कुछ बाहर ले जा रही हो जैसे बाढ़गढ़ों को तोड़ रही हो। धमाका। सामने खड़ा ज़ेड सींग वाला शेर बंदूक की मंशा को भांपकर सहज रूप से रुक गया और डर के मारे बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन अधिपति भाला इतना तेज था कि वह सीधे उसकी छाती में घुस गया और ताज़ा खून की बाढ़ सी आ गई। गर्जन।
तीव्र दर्द ने जैद सींग वाले शेर के डर को क्रोध में बदल दिया। उसने अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए अपने मोटे अंगों को चूयू पर झुलाया। चूयू में घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखा, उसकी शांति अटल थी। भाला बदलने का तरीका अधिपति भाले की सबसे दमनकारी चाल को दर्शाता था। पहाड़ों और नदियों को हिलाओ। एक चीख के साथ चूयू एक विशाल पर्वत की तरह नीचे गिरा। भयंकर भाले के प्रहार से आसपास का शून्य जम गया। ये स्वर्ग और पृथ्वी को सील करने की पूर्ण तकनीक थी, बिना किसी अलंकरण के। यह अद्वितीय शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन था। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ जैद सींग वाला शेर हमले के कारण क्षत विक्षत हो गया। वह बेजान हो गया, उसे बचाया नहीं जा सका। इस बीच झोंग लिन ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और पास आते हुए जैद सींग वाले शेर को भावशून्यता से देखा। पवन छाया ट्रेसलेस। भिनभिनाओ, भिनभिनाओ, भिनभिनाओ। झोंग लिन का जुबानदान रहस्यमय स्वर्ण तलवार क्यूई के साथ फट गया। अचानक भयंकर रूप से कंपन करने लगा। कंपन के भीतर तेजी से बढ़ा और अचानक गायब हो गया, टेलीपोर्टेशन जैसा। एक क्षण में रहस्यमय स्वर्ण तलवार क्यूई जैद सींग वाले शेर के सिर के ऊपर प्रकट हुई और अविश्वसनीय तीव्रता के साथ उसे काटती हुई, जिसकी गति और तीव्रता स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। विशाल फसल। स्वर्गीय स्तर मार्शल आर्ट कौशल पवन छाया ट्रेसलेस। तलवार की अत्यधिक तेज गति के साथ तलवार की चाल इतनी तेज हो जाती है कि अनगिनत प्रतिबिंब छोड़ जाती है, जिससे सही प्रक्षेप पथ को समझना असंभव हो जाता है। तलवार क्यों जहां भी गुजरती है वह चेहरे को छूती हुई हल्की हवा की तरह होती है, कोई निशान नहीं छोड़ती, फिर भी दुश्मन पहले से ही अदृश्य होता है। झोंग लिन ने सिस्टम पैनल का इस्तेमाल करके पवन छाया ट्रेसलेस का अभ्यास पूर्ण स्तर तक किया। जैसे ही वह कोई चाल चलता है, वह तेजी से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वायु प्रवाह के साथ संरेखित हो जाती है। तलवार क्यूई टेलीपोर्ट होती है, देवताओं और भूतों का वध करती है, जिससे अंतिम चाल अजेय हो जाती है। इस तलवार की गति ध्वनि से भी अधिक है, ये किसी भी चीज को काटने में सक्षम है। तलवार क्यूई अंतरिक्ष में फैलती हुई प्रतीत हुई और तुरंत जैड हॉर्न शेर के सिर के ऊपर प्रकट हुई, जो भय से चीखा और असहाय होकर देखा कि तलवार क्यूई द्वारा उसका सिर काट दिया गया। ध्वनि की गति से 8 गुना तेज है। झोंग लिन वास्तव में ऐसे दायरे में पवन छाया ट्रेसलेस का अभ्यास करने में सक्षम था। तांग यीमे, जो युद्ध के मैदान का निरीक्षण कर रही थी, ने स्वाभाविक रूप से झोंग लिन की भयानक तलवार देखी। उस तलवार के नीचे उसके मन में एक डर पैदा हो गया, ये सोचकर कि शायद वह खुद इसका सामना नहीं कर पाएगी। उसे यह नहीं पता था कि पवन छाया ट्रेसलेस करते समय झोंग लिन की गति उसके अपने साधना स्तर द्वारा सीमित होती है। जैसे जैसे उसका साधना स्तर बढ़ता जाएगा, उसकी गति और तेज होती जाएगी, संभवतः ध्वनि की गति से 3000 गुना ज्यादा। सचमुच एक ही वार में भूत प्रेतों और देवताओं का वध कर देना ही परम शक्ति है, जो अजेय है। कई घंटों बाद जब अंतिम जैड हॉर्न शेर मारा गया तो सभी के चेहरों पर अंततः मुस्कान आ गई। झोंग लिन ने 15 जैड हॉर्न शेरों के शवों को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में संग्रहित करने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर सभी को सौंपने के लिए कई अमृत निकाले। पहले ठीक हो जाओ। AI एनालिसिस ऑफ हाल शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। PPS टॉक। चूंकि वह औपचारिकता पर अड़ी नहीं है, इसलिए झोंग लिन के पास मांस अमृत तो है ही। एक क्षण बाद तांग यीमे धीरे से खड़ी हुई, अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए, और बोली, चलो चलें। फसल काटने का समय हो गया है। अन्य लोग भी खुशी से चमक उठे और औषधि उद्यान की गहराई की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगे। ये अरब फल हैं, स्वाद में स्वादिष्ट, आध्यात्मिक उत्पत्ति को पुनर्पूर्ति करने वाले प्रभाव के साथ। पहाड़ के पास औषधि उद्यान के एक भाग के पास पहुंचने पर सभी की आंखों के सामने स्पिरिट फलों का एक गुच्छा दिखाई दिया, जो कमल के आकार का था, जिसका निचला भाग मिट्टी में उग रहा था और ऊपरी भाग बाहर निकला हुआ था तथा 2 हरे पत्तों से सुसज्जित था। बिलियन फल एक आत्मिक फल है, जो कीमिया के लिए अनुपयुक्त है, स्वादिष्ट है, सीधे खाया जा सकता है तथा आध्यात्मिक उत्पत्ति को बहाल करने का प्रभाव भी रखता है। ये सुनकर सांग जू की आंखें चमक उठी। मैंने इसे चखा है, यह असाधारण रूप से स्वादिष्ट है और पर्पल गार्डन स्ट्रीट पर प्रत्येक में लगभग 10 स्पिरिट स्टोन होते हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। तांग यीमेई ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ शायद 100 से ज्यादा हैं। हर व्यक्ति को 20 मिलेंगे और बाकी चखने के लिए हैं, ताकि पता चल सके कि क्या वे सचमुच प्रतिफल 10 स्पिरिट स्टोन के लायक हैं। इस प्रकार का वितरण सभी को स्वीकार्य था। जड़ों को खोदने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें आधार से तोड़ दो। झोंग लिन ने निर्देश दिया।
फसल का मौसम हमेशा सबसे अधिक खुशी का होता है और जल्द ही सभी लोगों ने सभी अरब फल तोड़ लिए। प्रत्येक व्यक्ति को 20 मिले और शेष 8 को उनके बीच खाने के लिए बांट दिया गया, जिसका स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा था। वे आगे बढ़ते रहे। पूरा औषधि उद्यान 100 मील के दायरे में फैला हुआ है, जहां हर तरह की स्पिरिट ग्रास और आध्यात्मिक औषधियां उगाई जाती हैं। हर कोई जल्दी में नहीं था और खजाने की खोज में अंधे बक्सों को खोलने की तरह धीरे धीरे टहल रहा था। दूरी पर कई बर्फ सी सफेद जड़ी बूटियां मिट्टी में चुपचाप उग रही थीं और दूर से जड़ी बूटियों के ऊपर सफेद धुएं के गुबार उठ रहे थे, जो काफी असामान्य लग रहे थे। क्या ये कोल्ड टोबैको हो सकता है? सांग जू की आंखें चमक उठी, ये सोचकर कि जड़ी बूटियां बहुत परिचित लग रही थीं। हाँ, ये वास्तव में ठंडा तंबाकू है जिसमें ठंडा सार क्यूई होता है। साधना करते समय इसे डेंटिन में रखने से बाहरी राक्षसों के आक्रमण को रोका जा सकता है और इसका उपयोग ठंडे सार की गोली, हृदय ज्ञान की गोली और अन्य उपचार और साधना सहायक अमृत बनाने के लिए किया जा सकता है। झोंग लिन ठंडे तंबाकू तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। वे सफेद और रोएदार थे, एक डंठल और 5 पत्तियां थीं, पूरी तरह बर्फ जैसे सफेद और काफी कीमती। जारी रखना। सभी का उत्साह और बढ़ गया तथा उनकी गति तेज हो गई। संपूर्ण औषधि उद्यान पहाड़ियों के रूप में वितरित था और वे जितनी ऊंची चढ़ते गए, आदिम क्यूई उतनी ही अधिक केंद्रित होती गई और इसी प्रकार बढ़ती आध्यात्मिक औषधि भी उतनी ही अधिक मूल्यवान होती गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, विभिन्न आध्यात्मिक औषधियां दिखाई देने लगीं। नीला सोल फूल, बैंगनी शेर घास, सुनहरा रेशम बांस, काला हीरा फूल। यद्यपि यह अमूल्य नहीं है, लेकिन यदि कुछ पत्थरों को स्पिरिट स्टोन के बदले में एकत्रित किया जाए तो कम से कम प्रति व्यक्ति हजारों की संख्या में धन प्राप्त हो सकता है। एक दिन बाद उन 5 ने पूरे मेडिसिन गार्डन की खोज कर ली। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। वे कुछ नहीं कर सकते थे, फसल बहुत अधिक थी और खुश न होना असंभव था। औषधि उद्यान अनगिनत वर्षों से वहां था और उसके अंदर उगने वाली आध्यात्मिक औषधियों की संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि जेड हॉर्न लायंस के समूह ने काफी कुछ नष्ट कर दिया था, फिर भी इसने उन 5 को भाग्य कमाने की अनुमति दी, रातों रात अमीर बनने से बहुत दूर। लेकिन उन्हें अब आने वाले कई वर्षों तक साधना संसाधनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। यही कारण है कि अनेक पंथ के अनुयायी प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने का आनंद लेते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि भाग्य कब आप पर मेहरबान हो जाए। मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन ये केवल आधी लड़ाई है, बाकी आधी लड़ाई भाग्य पर निर्भर करती है। जैसा कि कहावत है, मनुष्य प्रस्ताव करता है, ईश्वर निपटारा करता है। एक साधारण मनुष्य के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए देवता में परिवर्तित हो जाना, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहकर भाग्य को चुनौती देना और अपनी नियति बदलना आसान नहीं है। आपके पास पर्याप्त भाग्य और अवसर होने चाहिए और बाहरी ताकतों पर निर्भर रहना चाहिए। इसे ही भाग्य कहते हैं। तांग यीमेई ने चारों ओर नजर घुमाए और कहा, यह फसल बहुत बड़ी है। वापस लौटने पर हम इसे साधना के लिए जरूरी अमृत और आत्मा रत्नों से बदल सकते हैं और इसे जल्द से जल्द साधना में बदल सकते हैं। लेकिन आइए इस धन को बाहरी दुनिया के सामने प्रकट न करें, इसे अपने पास ही रखें। चिंता मत करो बड़ी बहन, हम 3 साल के बच्चे नहीं हैं, हम जानते हैं कि क्या करना है। चुयू ने सिर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा हमारी जुयंग एसोसिएशन की बहनों को भड़काने की हिम्मत कौन करता है? सांग जू ने उदासीनता से उसे टाल दिया। तांग यीमेई को सांग जू के व्यक्तित्व को जानने की चिंता नहीं थी और इसके अलावा स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में उसने नहीं सोचा था कि कोई भी जुयंग एसोसिएशन के लोगों को भड़काने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा मैं इस औषधि उद्यान के बारे में सीनियर सिस्टर नाइट रेन को रिपोर्ट करने की योजना बना रही हूँ। हमने सारी आध्यात्मिक औषधियां एकत्र कर ली हैं और हालांकि हमने उनकी जड़ें नष्ट नहीं की हैं, फिर भी उन्हें दोबारा उगने में कम से कम कई 100 साल लगेंगे। बेहतर होगा कि हम इसे योगदान अंकों के बदले एसोसिएशन को दे दें। आप सब क्या सोचते हैं? तांग यीमेई ने पूछा। झोंग लिन चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। उसका मेडिसिन गार्डन के लिए योगदान अंक विनिमय में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आधे रास्ते में शामिल होना और हिस्सा प्राप्त करना उसके लिए पहले से ही एक बड़ा लाभ था। मुझे लगता है कि यह ठीक है। औषधि उद्यान हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी जड़ी बूटियों की खेती में विशेषज्ञ नहीं है। बिल्कुल, और मेडिसिन गार्डन अर्थ स्प्लिट कैन्यन के भीतर गहराई में स्थित है और हालांकि वहां एक छोटी सी आदिमशिला है, फिर भी पवित्र भूमि तक बार बार आना जाना बहुत बोझिल है।
योगदान अंकों के बदले में सीनियर सिस्टर नाइट रेन को इसकी सूचना देना बेहतर है। प्रस्ताव पर सभी की सहमति देखकर तांग यीमेई मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, तो फिर बात बन गई। चलो चलें, अब लौटने का समय हो गया है। सभी ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और बिना रुके वे हवा में उड़ते हुए सीधे मेडिसिन गार्डन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। पृथ्वी स्प्लिट कैनियन की इस यात्रा से बहुत अच्छी फसल प्राप्त हुई और अगला कदम संप्रदाय में वापस लौटना और अपनी फसल को खेती के संसाधनों के लिए विनिमय करना था और शीघ्रता से संसाधनों को